टेंजेंट्स और नॉर्मल की अंडरस्टैंडिंग से हम रियल वर्ल्ड की यानी रियल लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना दो कर्व्स के बीच की, या रिफ्लेक्शन पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी होती है, लोकस को जानना, या कोई इक्वेशन दी है तो उसके रूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेच करना। ऐसी कई सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हो अगर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की अंडरस्टैंडिंग है तो। ये कैसे किया जाता है इस बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप आप जानते हैं हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसमें हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल हैं यानी प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस तैयारी में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो शुरुआत की थी वो अब कैलकुलस पर आ पहुंची है। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। ऑफ कोर्स इस प्रिपरेशन को हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट को करना, उसे एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करना, इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए देना, और फिर जब चैप्टर कंक्लूड करना है तब उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना। ये हमारी पैटर्न या फिलॉसफी का हिस्सा है। इस प्रिपरेशन में आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सीधे आते हैं आज के मुद्दे पर कि एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, बड़ी सिंपल सी बात, एक अच्छा खासा स्कोप है आपके पास। अगर आप टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझ जाते हैं तो इनसे डील करके आप कई सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स को स्टडी करना है, उनको फिगर आउट करना है, उन तक पहुंचना है, तो बहुत हद तक टेंजेंट एंड नॉर्मल आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर मुझे कहीं कोई लोकस निकालना है तो हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की हेल्प से बहुत हद तक उसे सॉल्व करते हैं। आपको अगर दो कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल काफ़ी हेल्प करते हैं। आई होप आपको याद होगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कर्व्स की, वो अगर इस कर्व से टच होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर कैसे मूव करेगी, उसके लिए आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरा यकीन करिए। कैसे, इस बारे में इसी लेक्चर में आज हम पूरा एक डिस्कशन करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम एक एक करके क्वेश्चंस उठाते जाएं और इसे समझकर चीज़ें वर्कआउट करते चलें। जैसे अगर मैं पहला सवाल देखता हूं, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पर बेस्ड मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है वो पढ़िए। एक रे है जो पास होती है इस 0,2 से, ठीक है, तो 0,2 से गुजर रही है। स्ट्राइक्स दिस कर्व x³ - x² + x - 1 एट P, जो कि है 2,5। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि बस सिंपल सा एक कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है जिसे अगर आप वर्कआउट कर लें तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप कोऑर्डिनेट से उठा सकते हो। ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि आपके जो ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक एग्जैक्टली सिंगल किसी चैप्टर या किसी टॉपिक से नहीं होंगे। वो मल्टीपल यूनिट्स यानी कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और ट्रिगो मिक्स करके वो बना देगा, और अलग अलग सेक्शन के सेगमेंट्स के क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन वो बनाकर आपको देंगे, जहां आपका एक थरो और कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज चेक या एसेस वो करेंगे। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में मैं पहले तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने में हेल्प करता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मान लो एक कर्व है, कर्व और भी काफ़ी कुछ होगा बट मैं उसका एक हिस्सा बना रहा हूँ, है ना। ये आपका कर्व है f(x), जो कि कितना है भाई, जो कि आपका है x³ - x² + x - 1, राइट। अब होता क्या है वो समझो। एक लाइन है जो 0,2 से आ रही है। अब मैं कुछ भी बना ले रहा हूँ, ऐसा मत मानना कि कोऑर्डिनेट में तो ऐसा नहीं दिखता है। बस आप मान लो कि एक लाइन है जो कि यहाँ से कुछ ऐसी आ रही है, जो कि कहाँ से पास हो रही है, विच इज पासिंग थ्रू लेट्स से 0,2। मतलब कोऑर्डिनेट में अब आप कहोगे 0,2 यहाँ होता है तो ये 2,5 यहाँ कैसे हो। बस मैं कुछ चीज़ें बना ले रहा हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट। फिर वो क्या करती है, वो इस पॉइंट A से पास हो रही है और वो इस पॉइंट P पर इस कर्व से टकराती है। अच्छा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में जानता हूँ क्या, बहुत बढ़िया। मुझे लगभग हर एक चीज़ दे दी गई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स वो देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको। एक बात बताओ, जब वो इस कर्व से स्ट्राइक करती है, जब वो इस कर्व को स्ट्राइक करती है तो कर्व से यहाँ पर टकराएगी। आई होप आप देख पा रहे हो। जब वो कर्व से यहाँ पर टकराई है तो शेलाई से, अब जब वो रिफ्लेक्ट होगी, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी सर, इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएं तो उस टेंजेंट के साथ ही इंसिडेंट रे, जो ये रे आ रही है, ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर, वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो इसी पॉइंट को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हुए चीज़ें समझते हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो, है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ये रे जा रही होगी यहाँ पर। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से, मतलब ये आपकी रे आ रही थी इस तरीके से, है ना, और ये रे अब आपकी जा रही है इस तरीके से।
कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, मैंने लगभग हर वो ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए वो दे दी है। अगर आपको हिंट मिल रही है तो ये जो है आपकी, ये क्या है भाई, ये आपकी टेंजेंट है किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर 2,5 पर। क्या आपको टेंजेंट से रिलेटेड बातें पता हैं कि अगर मुझे कर्व दिया गया है तो उसकी टेंजेंट मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूं? क्योंकि अगर मैंने टेंजेंट फिगर आउट कर ली तो मेरा यकीन करिए क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। सर टेंजेंट तक जाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? सर टेंजेंट तक जाने के लिए मेरे ख्याल से मुझे जो एक ज़रूरी सी बात चाहिए वो ये होगी कि मुझे ना यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके, आपके कर्व को डिफ्रेंशिएट करके इसकी स्लोप निकालनी होगी। कहाँ? 2,5 पर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैंने कर्व एग्जैक्ट वो नहीं बनाया जैसा ये होगा, ये पॉइंट्स भी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट प्लेन में जहां जहां प्लेस्ड हो गए वैसे एग्जैक्टली मैंने नहीं लिए, बस मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं, कर्व ले लिया है। आई होप यू आर रियलाइजिंग माई पॉइंट, है ना। बस रैंडमली आपको एक सिनेरियो दिया है समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हुई। ऑफकोर्स हम जानते हैं 2,5 0,2 से तो ऊपर ही होगा, या फिर एटलीस्ट उसके पैरेलल कहीं ना कहीं होगा, जो भी होगा, मतलब कहीं ना कहीं प्लेन में आपका होगा 0,2 होगा, उसके ऊपर कहीं जाकर 2,5 होगा। मैं बस इस बात में नहीं जाना चाह रहा कि कहाँ कैसे प्लेस्ड होंगे, मैं तो एक रैंडम सा सिनेरियो बनाकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें ओवरऑल करनी क्या है। ये जो सिनेरियो बनाया है ना, ऐसा आपके दिमाग में बस बन जाए तो काफ़ी है। ये तो अभी आपको समझाने के लिए हर एक चीज़ लिखी जा रही है। तो मैं अगर इस टेंजेंट की स्लोप जानना चाहता हूँ तो इस कर्व 2,5 पर मैंने इसकी टेंजेंट ड्रॉ की है, तो स्लोप निकालने के लिए इस कर्व को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx कितना आता है, गौर से देखिएगा। जब आप dy/dx निकालेंगे दिस विल बी कितना, 3x², है ना, माइनस कितना 2x, एंड ऑफ कोर्स कितना +1 और 0। कोई परेशानी? आपको dy/dx कहाँ चाहिए? सर मुझे ये चाहिए 2,5 पर। अगर मुझे ये चाहिए 2,5 पर, दिस इज गोइंग टू बी कितना, ऑफ कोर्स y तो है नहीं तो x की वैल्यू 2 पास कर देते हैं, और अगर ये रखा तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 3 12, है ना, 2 इंटू 2 कितना 4 + 1, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, और 8 + 1 कितना होता है 9। सो ओवरऑल मुझे dy/dx कितना मिलता है 9। dy/dx अगर आपको 9 मिल रहा है, मतलब इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है सर? इस लाइन की स्लोप है आपकी कितनी, 9। क्या ये बात आपको समझ आई? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं बस आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप पता चल जाए, मुझे लाइन AP की स्लोप पता चल जाए, क्या मैं वो फिगर आउट कर सकता हूँ? अगर मैं जानना चाहता हूँ लाइन AP की स्लोप, दैट वुड बी कितना, y2 - y1, सो 5 - 2 कितना 3, 2 - 0 कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3/2। ये कर क्यों रहे हो सर? मुझे थोड़ी सी आइडिया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे महज ये फ़ायदा हो रहा है क्योंकि एक ज़रूरी सी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी अगर आप जानते हैं तो, कि सर ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये सेम होंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस टेंजेंट के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वही एंगल इस लाइन और इस टेंजेंट, सेम टेंजेंट के बीच में होगा, क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां वो स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के साथ सेम एंगल ड्रॉ करेगी। आई होप बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। मैं बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक क्वेश्चन ट्राई करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो बातें करूँगा। मैं इस स्लोप को और इस स्लोप को यूज़ करके ये एंगल निकालूंगा, उसे किसके इक्वल रख दूंगा। मैं मान लेता हूँ इस लाइन की अपनी कोई ना कोई स्लोप है, जैसे मैं कह देता हूँ स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इस स्लोप को और इस स्लोप को यूज करके मैं इनके बीच का एंगल निकालूंगा, तो मेरे पास एक वेरिएबल होगा mr, और आई थिंक मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आपको पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ आया है कि रिफ्लेक्शन में टेंजेंट आपका कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और आप कैसे इस क्वेश्चंस के, इन क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचते हैं? आई होप यू आर कंफर्टेबल एंड ओके विद व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू डू हियर। जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास पहले तो कौन कौन सी स्लोप है, ये लाइन जिसकी स्लोप है 9 और ये लाइन जिसकी स्लोप है 3/2, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला होगा m1 - m2, यानी 9 - 3/2 अपॉन 1 प्लस कितना m1 m2, यानी कितना 9 × 3/2। कोई परेशानी? अच्छा, ये तो आपका हुआ इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, और यही एंगल किसके इक्वल होगा? यही एंगल आपका इसके और इसके बीच होगा, जो कि कितना होगा? फिर वही बात m1 - m2, यानी mr - 9 लिख लीजिए, 9 - mr, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9 - कितना mr डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना 1 + 9mr। आप ये बात समझ पा रहे हो कि हम चीज़ें कैसे कर रहे हैं? एंड आई होप यू आर कंफर्टेबल जो चीज़ें हो रही हैं उनसे। कोई परेशानी? अब अगेन आई हैव टू चॉइसेस। जब मैं मॉड हटाना चाहूँगा तो मेरे पास दो चॉइसेस है। दो क्या चॉइसेस है सर? या तो आप क्या लगा दो, प्लस माइनस लगा दो, या एक बार प्लस साइन लेकर और एक बार माइनस साइन लेकर इसे सॉल्व कर लो। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? जब हमारे पास दोनों तरफ मॉड लगे हो तो मुझे एक्सप्रेशन नहीं पता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पर अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि LHS में जो एक्सप्रेशन दिया गया है मैं उसे अगर वर्कआउट कर लूँ तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। ये एक्सप्रेशन कैसा है वो देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव? देखो 3/2 ऑफ कोर्स 9 से एक छोटी वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो समथिंग पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू।
तो आपका ये एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो आई होप आप इससे सॉल्व करते हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू पुट अ मॉड ओवर इट। आर यू रियलाइजिंग दैट एवरीवन विद मी सो फार? सिमिलरली बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि MR भी इसी तरीके से आएगा, बट फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर मॉड लेकर चल लेता हूँ। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, जब भी आप मॉड लेकर चलते हैं तो आप मॉड हटाते हैं तो 2 साइन आते हैं प्लस माइनस। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जब मैंने मॉड हटाया, जब मैंने यहाँ से ये मॉड हटाया, तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर क्या साइन यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस साइन यूज़ किया है। कोई परेशानी इस बात से? तो एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे, इफ़ यू ऑल आर कंफर्टेबल। जरा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हम यहीं कर लें तो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से। 9 इंटू 2 कितना, 18, 18 माइनस 3 कितना, 15। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा भाई, 15। सिमिलरली डिनोमिनेटर को देखिएगा ध्यान से, 2, 9 इंटू 3 कितना, 27, 27 प्लस 2 कितना, 29। एंड आई होप यू आर रियलाइजिंग, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 2, तो वो 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, RHS पे अगर देखा जाए, ऑफकोर्स यहाँ प्लस माइनस में लगा ले रहा हूँ, दोनों केसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 माइनस MR, और ये कितना आ रहा है भाई, ये आपका आ रहा है 1 प्लस 9 MR। जब आप देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये 2 वैल्यूज क्यों आएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 वैल्यूज इसलिए आएंगी क्योंकि इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक एंगल दूसरा वाला भी बन सकता था, रियलाइजिंग अगर मैंने उसे एक्सटेंड किया होता तो ये उस ऑब्ट्यूज एंगल को भी जनरेट करके देगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जो भी रहा होगा, अगर ये एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज होता तो वो एक्यूट। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो जरा सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार प्लस साइन लेकर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। अगर मैंने प्लस साइन लिया तो 15/29 के साथ, गौर से देखिएगा भाई, 1 प्लस 9 MR वहाँ गया, तो 15 प्लस कितना, 15 इंटू 9, आई थिंक दैट्स 135। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना, 135 टाइम्स कितना MR इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया। नाउ दैट्स ट्रिकी, 29 इंटू 10 कितना होता है सर, दैट इज 290। देखो इससे आप ब्रेन में कैसे करोगे, 29 इंटू 10 कितना होता है, 290, और 29 का 1 टाइम्स कितना होता है, 29। तो 290 में से आप 29 सब्ट्रैक्ट करो। ध्यान से सुनना, मैं 290 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। 290 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 260, लेकिन सर आपने एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 261। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप आप सहमत हैं, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 261, यानी 29 का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 261। कोई परेशानी? अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद 29 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 29 टाइम्स MR, सो दिस इज -29 टाइम्स MR। कोई परेशानी? ये हमने कब, जब हमने पॉजिटिव साइन लेकर किया। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। 29 MR को यहाँ लाता हूँ, 15 को वहाँ ले जाता हूँ, तो 135 प्लस 29, देखो जरा ध्यान से, 135 में 30 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 165। आप सुन रहे हो क्या? लेकिन 30 ऐड नहीं करे और 1 मतलब 1 कम ऐड करे तो कितना हो जाएगा, 164। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो कितना हो जाएगा, 164 MR। कोई परेशानी? अच्छा, राइट हैंड साइड पर 261 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 261 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 251, 251 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 246। कोई परेशानी? सो दिस विल बी कितना, दिस विल बी 246। यहाँ से अगर मैंने MR निकाला तो दिस विल बी कितना, ज़रा गौर से देखिए, मुझे 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? ये देख लेते हैं। 4 से तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2 से ही कैंसिल होगा, और 3 से हो रहा है क्या? देखो ज़रा, 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 4 10, नहीं 3 से भी नहीं हो रहा है, तो 2 से ही हो रहा है ना। मैं आपके लिए कैंसिल कर देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 246 और ये लिखा है कितना, 164। जब इसे हम कैंसिल करने चले तो मुझे जितना कैंसिलेशन दिख रहा है वो 2 का ही स्कोप दिख रहा है, इसके बाद 3 तो नहीं दिख रहा है, कुछ और होगा तो होगा, पर अभी 2 से करते हैं। तो 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा, 132, है ना। कोई परेशानी तो नहीं है? इसके बाद कुछ स्कोप है क्या 7 वगैरह से डिवाइड होने का? क्योंकि मुझे कोई खासा तो दिख नहीं रहा है इसमें 7 से डिवीजन, क्योंकि 7 का 1 टाइम 7, रिमाइंडर कितना 5, कोई चांस ही नहीं है। 11 का कोई स्कोप बन रहा है क्या? देख लेते हैं। 11 का भी स्कोप मुश्किल है क्योंकि 11 इससे तो डिवाइड करेगा लेकिन इसे नहीं कर रहा है ना, तो कहीं जाकर कुछ हो रहा होगा, पर मैं तो इसे यहीं छोड़ देता हूँ कि आपका जो MR आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, वो आपका आ जाता है 123/132। मतलब मुझे क्या मिला, जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो मुझे एक स्लोप मिली, दैट वाज कितना, 123/132। एक और तरीके से करेंगे, अभी हमने पॉजिटिव साइन लिया, अब मैं नेगेटिव साइन लेकर देखता हूँ कि नेगेटिव साइन लेने से मेरे पास क्या स्लोप आती है। तो वहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं, अगर नेगेटिव साइन लेकर किया तो। ध्यान से नोटिस करिएगा, अगर नेगेटिव साइन लिया, आई होप यू आर ओके विद दिस पार्ट। नेगेटिव साइन लेने से क्या होगा कुछ गलत तो हमने नहीं किया ना, बस क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं पर कोई इशू हो तो। चलो, नेगेटिव साइन लेकर अगर मैंने किया, क्योंकि वैल्यू मुझे थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 15 135 बिल्कुल सही, 29 इंटू 9 290 माइनस 29, 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 70, और 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 261 बिल्कुल सही है, और 29 तो होना ही है क्योंकि 29 MR है। 15
उधर गया तो 261 माइनस 15 तो ये हो जाएगा कितना 246 और अगर ये आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 29 ऐड किया ना, तो हमने 30 ऐड कर दिया था, 30 ऐड किया तो 64, तो 1 बिल्कुल सही बात है। अब 246 अपॉन 164 यही एक चांस बन रहा है, कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। अब एक और काम हम कर लेते हैं, नेगेटिव साइन अगर लिया होता तो क्या बनता है उस पर बात करते हैं, गौर से नोटिस करिएगा। जब आपने नेगेटिव साइन लिया तो कितना हो जाएगा -15/29, दिस विल बी -15/29 और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो वो कितना होगा, दैट विल बी 9 - mr अपॉन 1 + 9 mr, दैट विल बी 9 - mr अपॉन कितना 1 प्लस ऑफ कोर्स 1 + 9 mr। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार? अगर यहाँ से अगर मैं चीज़ें सोचता हूँ तो देखो क्या निकल कर आ रही है, नोटिस करना। 1 + 9 mr को यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी अगेन -15 - 135 mr। सेम 29 को 9 से मल्टीप्लाई अभी जस्ट हमने किया था, आई थिंक कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका 261, राइट। सो दिस विल बी 261 और यहाँ पर अगर देखा तो 29 mr, कोई परेशानी, बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पर। अब जब आप देखेंगे तो 29 यहाँ पर आकर ऐड होगा या फिर 135 को वहाँ ले आता हूँ, 261 को यहाँ ले आता हूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा 135 mr - 29 mr, कोई परेशानी, मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया और 261 को यहाँ लाता हूँ तो कितना हो जाएगा -15 - 261, कोई परेशानी। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, गौर से नोटिस करिएगा। 35 में से 29 सब्ट्रैक्ट करना है, एक काम करते हैं 35 में से 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 135 में से 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 105, लेकिन आपने एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो एक आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 106। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 106 mr। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो जो हम कर रहे हैं? ऐसे सोच लो, वरना 35 में से पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 135 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 115 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। आई होप आप सहमत हैं इस बात से। आपको कितना देगा, 106। अच्छा, यहाँ पर जब ऐड किया तो देखो 61 में 10 ऐड किया तो 71 में 5 ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई 76। आई होप आप सहमत हैं इस बात से। तो हो जाएगा -276। फिर से वही बात, सिंप्लीफिकेशन देखते हैं हो रहा है या नहीं। ज़रा मैं देखूँ इसे, 4 से डिविजिबल यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ ये नहीं हो रहा है ना। चलो इसके बाद दूसरा तरीका क्या, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या ये 3 से है, क्योंकि 2 से तो है, मैं 6 से देख रहा हूँ, तो 3 से भी ये नहीं है। तो सिंपल सा काम करते हैं, जितना हो रहा है कैंसिल उतना ही करते हैं। अगर यहाँ से मैं MR निकालता हूँ तो ये वाला MR आपका कितना आता है, देखो ज़रा ध्यान से, -276 अपॉन में 106, और जब इसे आप सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या बन रहा है, नोटिस करिएगा। 2 से ही कैंसिल किया तो 106 का हाफ कितना होता है 53, सो दिस विल बी 53 एंड 276 का हाफ कितना होता है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 का 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 का 8 टाइम्स। और इसके अलावा होना होगा तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जो दिख रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -138 अपॉन कितना 53। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे 2 स्लोप्स मिली, एक तो 123 अपॉन 132 और एक -138 अपॉन 53। अब जब ये मुझे 2 स्लोप्स मिल चुकी हैं तो क्या मैं इक्वेशन जो रिफ्लेक्टेड आपकी रे है उसकी इक्वेशन फिगर आउट कर सकता हूँ। अब देखो एग्जैक्टली कौन सी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो पता करने का तरीका क्या होगा वो समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा पॉइंट, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ऐसे सोचो, अगर मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर्ली फिगर आउट कर पाऊँ कि ग्राफ या कर्व कैसा बन रहा है तो मैं थोड़ा सा एक प्रिसाइज आइडिया लगा पाऊंगा कि मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी स्लोप पॉजिटिव है या उसकी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हो ना, स्लोप पॉजिटिव होना मतलब एक्यूट एंगल बनाना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और स्लोप नेगेटिव होना मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल बनाना। आई होप आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम ये ऐसा क्यों कह पाते हैं, क्योंकि अगर आप 10 का ग्राफ देखें, अगर आप 10 का ग्राफ देखें तो 0 से 90 तक वो ऐसा जा रहा होता है और 90 से 180 तक ऐसा जा रहा होता है। आपको ये बात पता है, 0 से π/2 तक कुछ ऐसा और π/2 से π तक कुछ ऐसा, यानी ये आपका tan थीटा है। अब मैं देख पा रहा हूँ 0 से 90 तक में tan थीटा आपका कैसा है, पॉजिटिव, और 90 से 180 तक tan थीटा कैसा है, नेगेटिव। यानी अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो आपकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो आपकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बस यही ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसे हम चूज करेंगे, किसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसका एक बहुत प्रिसाइज बेटर क्लैरिटी देगा इसका एक प्रॉपर डिपिक्शन कि ये एग्जैक्टली कैसा बन रहा होगा। सो मुझसे ये छोटी सी गलती हुई है कि मुझे शुरुआत में ही इसे प्रॉपर्ली बना लेना था, थोड़ी सी मेहनत करके,
ताकि मैं इस एलिमिनेशन को ध्यान में रख पाता कि मुझे पॉजिटिव स्लोप लेनी है, नेगेटिव स्लोप। तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस पर बेस्ड आइडिया देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। मेरा एक कर्व है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इस कर्व से पहले इन दोनों पॉइंट्स को देखो, ये कहाँ और कैसे होंगे, 0,2 और 2,5। नोटिस करना, थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेटेड सा आइडिया हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 0,2 और 2,5 कहाँ दिखेंगे। उससे काफ़ी हद तक हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ये रहा आपका क्या, ये एक पॉइंट, और ये रहा आपका दूसरा वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, है ना। अब आपके पास 0,2 कहाँ आता है, अगर आप नोटिस करें तो 0,2 इज क्लियरली व्हाट, इज वाई एक्सेस, है ना, और ये आपका 2,5 कहीं ना कहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा प्रेसिजन के साथ बना रहा हूँ। लेट्स से ये आपका है क्या, 0,2, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 2,5 मतलब ये आपका 2 है, और यहाँ पर और आगे जाकर कहीं 5 मिलेगा। सो लेट्स से दिस इज योर पॉइंट कितना, 2,5। आई होप यू आर ओके विद दैट। अब आपकी रे कैसे जा रही है वो सुनना। आपकी रे निकली है 0,2 से और 2,5 पर स्ट्राइक कर रही है। आई रिपीट, 0,2 से निकली है और 2,5 पर स्ट्राइक कर रही है, मतलब इस तरीके से वो गई है। मैं इसे और साफ बना देता हूँ ताकि ये कुछ ऐसा है। अब मुझे थोड़ा सा अगर ये आइडिया लग जाए कि कर्व कैसे बन रहा है, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि अगर इस कर्व का कर्वेचर मुझे क्लियर हो, तो मैं बहुत इजीली वर्कआउट कर पाऊंगा कि मेरी रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, वो कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज या एक्यूट, ताकि मैं स्लोप को लेकर सॉर्टेड रहूँ। कर्व के कर्वेचर को समझने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प ले रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर की, जो हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा मोनोटोनिसिटी, जिसका अभी आपको शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं थोड़ी सी हिंट देने की कोशिश करता हूँ। बस बात समझना, ये जो बात अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत आसानी से समझ आएगी जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, जब हम मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम कर्व का कर्वेचर क्रैक कर पाएंगे। तो अगर मैं इस कर्व की अगर आपसे बात करूँ, मैं इस कर्व के कर्वेचर को क्रैक करने में इंटरेस्टेड हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। थोड़ा ध्यान से नोटिस करना कुछ चीज़ों को, आपको खुद दिखेंगी, है ना। ये आपका क्या कर्व है, ये आपका कर्व है एफ ऑफ एक्स। अच्छा, 2-3 चीज़ों के जवाब दो। मैं पहले तो 2-3 चीज़ें आपसे पूछता हूँ। बताओ, अगर x की जगह मैंने 0 पास किया, अगर x की जगह 0 पास किया तो 0 0 0, तो y कितना आएगा, y आपका आएगा -1। तो एक पॉइंट y एक्सिस को जब ये निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, -1 से निकलेगा। कर्व की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर y 0 किया तो y अगर 0 किया तो ये कुछ तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं x की जगह 1, मैं x की जगह 1 रख के देख रहा हूँ, बस मुझे कुछ दिख रहा है, तो 1 -1 0 1 -1 0, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे दिख रहा है थोड़ा कॉमन सेंस पर बेस्ड कि x की जगह अगर 1 रखा तो y की जगह कितना आ रहा है, 0। मतलब शैल आई से दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रूट्स, क्योंकि ये x एक्सिस पर 1,0 से पास होगी। बहुत बढ़िया, है ना। अब दूसरी ज़रूरी बात नोटिस करिएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो देखो, इसका डेरिवेटिव होगा, मैं इसके कर्वेचर को आपको थोड़ा अभी तक जो आपको नॉलेज है ना उसके बेसिस पर समझाने की कोशिश करूँ, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि कौन सी स्लोप मुझे चुननी होगी। देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 2x और क्या, प्लस 1। अब कुछ नेक्स्ट चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग मैं फेच कर रहा हूँ, जो अभी सभी को समझ नहीं आएगी, पर जिसने कभी ना कभी मैक्सिमा मिनिमा या फिर मोनोटोनिसिटी या कर्व के कर्वेचर को लेकर डेरिवेटिव कैसे प्रेडिक्शन देता है, उसको लेकर अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है तो ये बात आपको समझ आएगी। अगर नहीं भी आए तो घबराना मत, नेक्स्ट चैप्टर आते ही आप इससे भी ज़्यादा आसानी से उसे प्रेडिक्ट कर पाओगे। अभी मैं थोड़ा सा बीच में हूँ ताकि आपको ये बात समझा पाऊँ, इसलिए ध्यान से सुनना। इसका मुझे रूट्स बताओ, इसके रूट्स कितने हैं। सर एफ डैश एक्स का अगर मैं रूट देखूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जरा देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना 4, -4 AC, सो 4 × 3 कितना 12। ये आ रहा है नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब एफ डैश एक्स के कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स कहीं भी 0 नहीं हो रहा है। अब अगर एफ डैश एक्स 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है पता है, मतलब आपका कर्व कहीं पर भी मैक्सिमा या मिनिमा अटेन नहीं कर रहा है। अब देखो ना, एफ डैश एक्स का 0 होने का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स का 0 होने का मतलब है कि उस कर्व ने वहां पर अपनी टेंजेंट बनाई है एक्स एक्सिस के पैरेलल, पर मैं एफ डैश एक्स को देख पा रहा हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। और अगर मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एफ डैश एक्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करें तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान से नोटिस करो, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स आपका हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। मैं एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एफ डैश एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बारे में हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा में, जब मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे। अभी बस इस बात को ऐसे मान लो कि अगर आप क्रैक कर पा रहे हो कि एफ डैश एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव है, मतलब आपका जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, उसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है।
अगर उसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्यों आप कह रहे हो, ये सारी बातें मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम मोनोटोनिसिटी में समझाऊंगा। पर जिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई मुझे बहुत खुशी है, कुछ को आई होगी, पर जिन्हें नहीं भी आई है घबराना मत, बस इतना सा सुन लीजिए। अगर आप क्लियरली क्रैक कर पाएं कि f' आपका पॉजिटिव है, मतलब आप कह पाएंगे कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब मैंने दो तीन बातें की, मैंने दो तीन बातें क्या पता की, एक तो 0,-1 से पास हो रहा है, 1,0 से पास हो रहा है। ध्यान से सुनना, मेरे पास 0,-1 यहाँ कहीं होगा, है ना, तो ये कर्व यहाँ से पास हो रहा है, और एक पॉइंट ये कहाँ से पास हो रहा है, एक पॉइंट के जो पास हो रहा है 1,0 से, तो 0,-1 यहाँ है और 1,0 यहाँ है ना, इन दो पॉइंट से वो पास हो रहा है। क्या ये 2,5 से पास हो रहा है? ऑफकोर्स 2,5 पे वो स्ट्राइक कर रही है, तो वहां से तो पास हो ही रहा है। अब देख लो, 2 रखकर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 कितना, 4, 4 + 2 6, 6 - 1 5, तो ऑफकोर्स 2,5 से तो पास होगा क्योंकि वहां पर वो स्ट्राइक कर रही है। तो मुझे दो तीन बातें पता चली कि ये जो कर्व है ना आपका, इससे इससे और इससे पास होता है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो कर्वेचर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, उसका जो कर्वेचर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मुझे नहीं पता पर वो ऐसे बनेगा। एक तो वो पहली बात इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो कभी गिरेगा नहीं क्योंकि वो आपका हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरी बात, वो कुछ इन पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे कि क्या 0,-1 है ना, 1,0, 2,5। तो इस बेसिस पर मैंने बस इसके कर्वेचर को पता करने की कोशिश की है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस कर्वेचर को अगर मैंने बना पाया ना तो मैं क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रैक कर लूंगा, बहुत ईजिली क्रैक कर लूंगा। तो मैं इस कर्वेचर को थोड़ा सा ठीक से बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, है ना। इस तरीके से ये कर्व आपका बनेगा, कुछ भी बनेगा पर इस तरीके से बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैंने इसकी टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट पर अगर मैंने इसकी टेंजेंट बनाई, तो शैलाई से वो टेंजेंट मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रही होगी। आई एम रियली सॉरी, ये जो पॉइंट है आपका, इस पर अगर आपने वो टेंजेंट बनाई तो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। अगर ये वो टेंजेंट है तो इससे जब कोई लाइन रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इससे कोई लाइन रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो शैलाई से वो कुछ ऐसी ही जाएगी। बस थोड़ा कॉमन सेंस पर बेस्ड मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस रिफ्लेक्टेड रे में क्या खास बात हो रही है? इस रिफ्लेक्टेड रे की बस मुझे आप स्लोप बता दो, बात खत्म हो जाएगी। सर देखो, इस टेंजेंट के साथ ये एंगल थीटा है, इस टेंजेंट के साथ ये एंगल थीटा है, ये सेम होगा। अगर इसी लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसी लाइन को थोड़ा आप ध्यान से देखें, तो शैलाई से ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। आई रिपीट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया जा रहा है, मतलब इसकी जो स्लोप है, आई होप आपको दिख रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कैसा है भाई, ये आपका 90 से 180 के बीच में है। दूसरी ज़रूरी बात, अगर ये 90 से 180 के बीच में है तो आपका जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, वो आपका नेगेटिव होगा। यानी जो मेरे पास दो स्लोप्स आई थी, एक तो 123/132 और एक -138/53, मैं कौन सी चुनूंगा? नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ आई। अब मुझे दो बातें पता है, मुझे क्या बात पता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 2,5 से पास होती है और 2,5 से पास होने के साथ ये स्लोप कैरी करती है। तो एक लाइन जो 2,5 से पास हो रही है और उसकी स्लोप 138/53, ऑफ कोर्स इज अ नेगेटिव साइन, -138/53 है, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं? मेरे ख्याल से अब मेरे लिए चीज़ें आसान है। तो आपको समझ आ रहा है, स्लोप हम निकाल चुके थे, बट मुझे उसके कर्वेचर को जानना ज़रूरी था। और कर्वेचर को लेकर जो ये प्रेडिक्शन हमने दी है, मेरा यकीन करिए ये कहानी आप मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ लेने के बाद बहुत आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने ढूंढे, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, यही हेल्प करता है आपका कि कर्व के कर्वेचर कैसे बनेंगे, फंक्शन के ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होंगे, उनका बहुत हद तक आइडिया दे देते हैं आपको। डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स, उनके सेकेंड डेरिवेटिव, ये सारी कहानियाँ पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोनोटोनिसिटी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। और उसी पर आकर हम अपना पूरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंक्लूड करेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि उस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में पूछे जाते हैं। मैं सच कहूं तो महज वो एक चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर कंक्लूजन है। जो बात आपकी शुरू हुई थी, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन सारे चैप्टर्स को जब कंबाइंड करके चीज़ें देखी जाती हैं तो बहुत ही अमेजिंग से कंसेप्ट, बहुत ही शानदार शानदार चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई। मतलब आपको लगेगा कि सर ये तो रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, पर जब आप उसे सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें आपको मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा लगाना पड़ जाएगा और आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी, देखो सर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और पूरे सारे चैप्टर्स का क्रक्स आप अप्लाई करोगे
और ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा मोनोटोनिसिटी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हैं उस चैप्टर के, पर उसका जो पूरा फाउंडेशन है, जो बेस है, वो बना के कौन देता है? ये सारे चैप्टर्स, रिलेशन इन फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, आपके सारे चैप्टर्स, तब जाकर वहाँ चीज़ें बॉयल डाउन होती है। इट्स लाइक आप प्रिपेयर करते रहे, आपको लगने को लग रहा है कि बस एक छोटी सी चीज़ के लिए तो प्रिपेयर करना था, पर उसके लिए जो पूरा बेस क्रिएट किया है वो ये सारी कहानी है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और इन सबको मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे आपके, मतलब इसमें सारा नॉलेज लग जाएगा जो अभी तक सारी बातें आपने पढ़ी हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखें तो मेरे ख्याल से अब हम इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पर लिखा हुआ है एक पॉइंट जहाँ से पास होती है और उस लाइन की स्लोप। क्या मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर सकता हूँ? सर y माइनस y1 यानी कितना, y माइनस 5 इज इक्वल टू m, जो कि कितना है -138 अपॉन 53। 53 को मैं यहाँ ले आता हूँ, कितना x माइनस x1, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2। इसे थोड़ा और, आई एम रियली सॉरी, जीरो अभी क्यों लगा रहा हूँ, है ना। ये आपका हो जा रहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसे उठाकर इधर लाए तो हो जाता है 53 टाइम्स y माइनस 5 प्लस 138 टाइम्स x माइनस 2। मैं कह रहा हूँ इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से वो बड़ा टफ काम नहीं है। इस तरीके से आप इस रिफ्लेक्टेड रे को फिगर आउट करेंगे। बस यहाँ पर ट्रिकी पार्ट ये था कि आप चाहे स्लोप निकाल लें अपना सिंपल सा फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करके, लेकिन कौन सी स्लोप चुननी है ये बहुत केयरफुली आपको करना होगा। और अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो हो सकता है गलती से बस आप ये आंसर निकाल कर कहानी खत्म करके आ जाए, और यहीं पर आप गलती कर दें कि आपको कितना केयरफुली हर एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। आई होप आप सहमत हैं इस बात से। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो क्या अब अगले क्वेश्चन पर मूव करें। वो कह रहे हैं फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी such that this equation has exactly one solution। अब आपको रियलाइज होगा जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो बात की थी ना कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो कैसे और क्यों कर रहा है, जरा वो समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों बात पर बात करते हैं। पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखो ना, क्या मुझे दो फंक्शंस की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको? जैसे कि एक फंक्शन अगर मेरा है पी एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है आपका लॉग एक्स एट बेस ई, मैं इसे कह लूँ थोड़ी देर के लिए f ऑफ x और इसे कह लूँ थोड़ी देर के लिए g ऑफ x, तो वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? वो आपसे कहना चाह रहे हैं इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या हो? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। मतलब ये दो कर्व्स इक्वल हैं। आप यही तो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो सर? आप कर रहे हो पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये कब होगा? जब आपका f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल होगा। ये कब होगा? जब आपके f ऑफ x और g ऑफ x इंटरसेक्ट करेंगे। अब उसने डिमांड क्या रखी है? उसका कहना है कि इसके कैसे सोल्यूशन हो? इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो। अब आप मुझे बताएं, जब कोई कहता है इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो, जो कि है f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू 0 या f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो f ऑफ x और g ऑफ x हैं वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, या तो कुछ ऐसे। आई होप आपको बात समझ आ रही। बस मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अगर वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, अगर आपके दोनों कर्व्स हैं, कौन कौन से? एक तो है f ऑफ x और एक क्या है g ऑफ x। अगर ये दोनों एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। अब आप समझो ना, थोड़ा ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या है सर? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसे देखें तो ये क्या है भाई? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको दिख रहा है। मतलब ये क्या बनेगा? ये आपका पैराबोला बनेगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और ये तो मेरे ख्याल से अपना लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड फंक्शन है। कोई परेशानी? तो मेरे ख्याल से मैं कुछ तो जानता हूं, पर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना, वो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकता है। आप बात समझ पा रहे हो क्यों परेशानी क्रिएट करेगा? क्योंकि आप देखो ना, जब आप पी एक्स स्क्वायर की बात करते हो तो तीन केसेस अराइज होते हैं। तीन कौन कौन से केसेस अराइज होते हैं? मैं तीनों केसेस आपके सामने ड्रॉ करके देता हूँ, प्लीज ध्यान से नोटिस करिएगा। पहला केस क्या सर? जब आपका ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। गौर से सुनिएगा, मैं तीनों केसेस पर बात कर रहा हूँ जिससे आपकी सारी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नोटिस करिएगा, बहुत अमेजिंग सी ये बात है ना। मैं यहाँ पर तीनों केसेस बनाने के लिए तीन ग्राफ बना ले रहा हूँ। इफ़ यू ऑल आर ओके विद दैट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसका भी रेप्लिका ले लेता हूँ। ये आपका मान लेते हैं x एक्सेस बन जा रहा है यहाँ पर, और एक और केस बना लेंगे अगर आपकी सहमति हो तो। यहाँ पर हमने वापस इसे रेप्लिकेट किया तो यहाँ पर एक और y एक्सेस बना लिया, और इसी तरीके से इसे रेप्लिकेट किया तो एक और हमारे पास x एक्सिस बन गया। कोई परेशानी यहाँ तक जो बातें मैं कह रहा हूँ उनको लेकर? आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट। इनसे कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ज़रा, पहला केस मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ पी एक्स स्क्वायर अलग अलग सिनारियों में कैसे बिहेव करेगा।
जब आपका P पॉजिटिव है, जब आपका P पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये 0,0 से पास होगा। तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, ये आपका कुछ इस तरीके से पास होता हुआ एक पैराबोला बनेगा। कोई परेशानी? अच्छा सर, जब P नेगेटिव है तब क्या होगा? जब P नेगेटिव है, जब P नेगेटिव है, जैसे -2x² आप इमेजिन करो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो बनेगा पैराबोला, लेकिन डाउनवर्ड फेसिंग है ना, ऑफकोर्स 0,0 से पास होगा, है ना, सॉर्टेड सा आपका एक पैराबोला ही बनेगा, तो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। दूसरी ज़रूरी बात, सर P नेगेटिव है, P पॉजिटिव है, क्या P 0 नहीं हो सकता? हम सोच लेते हैं, अगर P 0 हुआ तो 0 इंटू एनीथिंग विल मेक इट 0, मतलब ये एक आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। और अगर ऐसा है तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो आपकी कहाँ से पास होगी, जो आपकी एक्स एक्सिस से ही पास होगी, क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना, y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है? y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनकर निकल कर आई है। कोई परेशानी तो नहीं है? ये जो मैं बना रहा हूँ इससे, ये आपका कर्व यहाँ पर बन जाएगा। देखो मैंने तीनों कर्व बनाए, जब px² ही हमने ड्रॉ किया है, मैं इसे क्या कह लेता हूँ? मैं इसे कह लेता हूँ f ऑफ x। कब? जब P 0 है, जब P पॉजिटिव है, जब P नेगेटिव है। अब इसके साथ मुझे किसका पिक्चराइजेशन चाहिए? मेरा जो अगला कर्व है वो क्या है सर? वो है log x। बहुत बढ़िया। अब अगर हम log x को इमेजिन करने चले तो हमारा जो दूसरा कर्व है, जिसे आप कहते हैं क्या? जिसे आप कहते हैं g ऑफ x, जो कि क्या है? log x। अब इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसका इवन बेस भी उसने फिक्स किया है e। तो सोच के बताओ, जब आपका बेस e है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आपका बेस e है तो log x कैसे बिहेव करता है सर? log x कुछ ऐसे बिहेव करता है। तो यहाँ तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे, पर अगर मैंने log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना पाया, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर मैंने log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना पाया, जो कि संभव है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर अगर log x का ग्राफ जो बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन अगर px² में p ने अपने आप को कुछ ऐसे एडजस्ट किया कि इनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने आपसे बस ये कहना चाहा है कि log x का ग्राफ जैसा भी बनेगा मुझे पता है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो भी बनता है वो बन गया। अब px² अपना कर्वेचर एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है? वो p पर डिपेंड करता है। तो उसने अपने आप को इस तरीके से श्रिंक किया कि उसने इसको दो जगह इंटरसेक्ट करने के बजाय एक जगह टच करके निकल गया। तो क्या ऐसी संभावना है? देखेंगे। तो पहला केस ये कि अगर एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन चाहिए तो px² log x को टच करके निकल जाए जब p पॉजिटिव है, और p अब कैसा होगा? पॉजिटिव होने के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो उसे टच ही करे, क्योंकि संभावना ये भी थी कि जब p पॉजिटिव होता तो वो ऐसे निकल जाता, और जब वो ऐसे निकलता तो फिर दो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करता। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जनाब? रिक्वायरमेंट यह है कि वो बस उसे टच कर छू कर निकले। चलो बढ़िया। दूसरी बात, जब आपका P 0 है और जब आप log x का ग्राफ बनाएंगे, तो आपका log x का ग्राफ है, तो बहुत बढ़िया सर, जब P 0 है तो log x के साथ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इस केस में तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकल रहा है। दूसरी जरूरी बात, जब आपका P नेगेटिव है तब log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और उस केस में भी आपका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकल रहा है। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि P की किन किन वैल्यूज के लिए वो पूछ रहा है, तो पहले तो मैं खुश हूं कि कम से कम 0 और P की नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ही है। पर जब P की वैल्यू पॉजिटिव है तो बहुत सारे सिनेरियो आ रहे हैं सर। कैसे सिनेरियो? अगर P थोड़ा भी कुछ हुआ तो उस तरीके से इसको अपने आप को ऐसा स्ट्रेच कर लेगा और वो इसे दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर लेगा। तो मैं ये वाला सिनेरियो नहीं लेना चाहूँगा, मैं बस वही सिनेरियो लेना चाहूँगा जहाँ पर P अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करे कि वो उसे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो पहले तो रिक्वायरमेंट समझ आ रही है कि इस क्वेश्चन में मैं वर्कआउट कर चुका हूँ कि P की वैल्यू 0 चलेगी, P की वैल्यू नेगेटिव चलेगी, है ना, पर P की वैल्यू पॉजिटिव होने में थोड़े से कंस्ट्रेंट्स आएंगे। अब हम उस कंस्ट्रेंट पर बात करना चाह रहे हैं कि आपका जो px² और log x है वो एक दूसरे को सिर्फ टच करके जा रहे हो। अब एक छोटी सी बात बताओ, जब px² और log x एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं तो खास बात क्या है सर? यहाँ पर जो खास बात है ना, वो आप नोटिस करो कि इन दोनों ने अगर एक दूसरे को टच किया तो इनकी एक कॉमन टेंजेंट है। अरे जब कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं मतलब क्या? मतलब उनकी कॉमन टेंजेंट है, या वाइस वर्सा कि अगर दो कर्व्स की कॉमन टेंजेंट हो मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात याद है, ये बात आई होप आपको याद है ना। वैसे तो ऐसा जरूरी नहीं, बट मैं आपको बस इसका वाइसा वर्सा जरूरी नहीं है कि अगर कॉमन टेंजेंट से वो टच ही कर रहे हो, पर ऑफ कोर्स अगर वो टच कर रहे हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट बनना स्वाभाविक है उस पॉइंट पर जहाँ पर वो टच कर रहे हैं। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कहने को तो दो ये सर्कल्स भी एक दूसरे को ऐसे इनकी भी एक कॉमन टेंजेंट बना सकते हो, बट जरूरी नहीं है ना ये टच कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर कॉमन टेंजेंट है मतलब जरूरी नहीं है वो टच करें, लेकिन अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे, अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे तो उनकी एक कॉमन टेंजेंट बन सकती है, बनेगी उस पॉइंट पर जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ा अपने कंक्लूजन की तरफ, है ना, मैंने वाइसा वर्सा गलत बताया, अगर टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट बनेगी, बट कॉमन टेंजेंट बन रही है तो टच कर रहे हैं ऐसा
श्योरली नहीं कहा जा सकता, पर यहाँ टच कर रहे हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ अगर ये कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट बनेगी। अब इस कॉमन टेंजेंट को लेकर जरा कुछ बातें करते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर इस कर्व की इक्वेशन क्या है सर, ये है आपका कितना px²। इस कर्व की इक्वेशन क्या है सर, ये है आपका log x, है ना। मान लो जहां ये टच कर रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है कुछ, जिसे मैं क्या कह लेता हूं, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, मैं इसे क्या कह लेता हूं, अल्फा कॉमा बीटा। बहुत गौर से सुनना, जहां ये टच कर रहे हैं वो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। मैं पहले log x को डिफरेंशिएट करता हूं, है ना। तो अगर मैंने log x को डिफरेंशिएट किया तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 1/x, है ना। मैं px² को डिफरेंशिएट करता हूं, तो px² को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2px। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा अल्फा कॉमा बीटा पर आपका g' क्या होगा। तो g' मैं कहाँ निकालना चाह रहा हूँ अल्फा कॉमा बीटा इस पॉइंट पर। आई होप आप सुन रहे हो। तो वहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/अल्फा। दूसरी जरूरी बात, आपका अल्फा कॉमा बीटा पर f' कितना होगा सर, f' जब आप अल्फा कॉमा बीटा पर निकालना चाह रहे हो, ऑफ कोर्स यूजुअली आप अल्फा यहाँ पास करते हो, बस आपको समझ आए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p अल्फा। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप एक बात समझो ना, g' और f' है क्या, अल्फा कॉमा बीटा पर g' और f' है इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप, और इस लाइन की स्लोप दोनों ही कर्व की सेम होगी, क्योंकि ये जो कर्व है इसकी भी टेंजेंट अल्फा कॉमा बीटा पर यही है, और इस कर्व की टेंजेंट अल्फा कॉमा बीटा पर यही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि अल्फा कॉमा बीटा पर आपकी दोनों कर्व्स की टेंजेंट सेम होगी, क्योंकि वो टेंजेंट कॉमन है। तो मैं कहना चाह रहा हूं जो टेंजेंट है क्या 1/अल्फा, और जो यहां से टेंजेंट है क्या 2p अल्फा, ये सेम होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यानी मैं यहाँ से कुछ कह पा रहा हूँ क्या, मैं कुछ तो कह पा रहा हूँ। मैं क्या कह पा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो p होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 2 अल्फा, यहाँ भेजा तो दैट विल बी 1/2α²। अब इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी क्रूशियल और काफी काम का रिजल्ट है। मैं p को ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि जब जब p आपका 1/2α² होगा, आपके दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे, एक दूसरे को बस छूकर निकल जाएंगे, ताकि इनकी एक ही कॉमन टेंजेंट हो और इनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो। अब यहां से किस कंक्लूजन पर हम आ रहे हैं, आई होप आपको पता है, हम ये बात नहीं भूलेंगे कभी भी कि अल्फा कॉमा बीटा वो खास पॉइंट है जो आपके इस पे और इस पे दोनों पर लाई करते हैं। तो शैला से हमने एक और कंडीशन पर बात की, जब हम इस तरह के क्वेश्चन से डील करते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा इसे और इसे दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि आपका अल्फा कॉमा बीटा आपका जो gx है, gx कितना था भाई, gx आपका था log x, है ना। आई होप आप भूले नहीं हो। और f of x कितना था, f of x आपका था px²। देखो f of x में अगर अल्फा कॉमा बीटा पास किया तो क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, आपको ये पता चलेगा क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इस पर लाई करता है, तो बीटा विल बी इक्वल टू p अल्फा²। आई होप आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ तो बातें पता चल रही हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं देखूं तो अल्फा कॉमा बीटा मुझे क्या देगा, मुझे यहाँ से निकल कर आएगा दैट बीटा विल बी इक्वल टू log अल्फा एट बेस e। अच्छा, यहाँ से अगर मैं थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाऊँ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, जरा नोटिस करो सर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज e⁻β। आई होप आपको पता है e⁻β विल रिजल्ट इनटू अल्फा। ये एंटी लॉग वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो कुछ चीज़ों को मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। 3 इक्वेशंस मेरे पास है, ध्यान से नोटिस करिएगा। एक इक्वेशन क्या, अल्फा जो है आपका e⁻β है, जिससे मैं अल्फा और बीटा में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाऊंगा। यहाँ पर बीटा जो है वो p अल्फा² है, यहाँ पर बीटा p और अल्फा में एक रिलेशन है, और यहाँ p और अल्फा में एक रिलेशन है। तो अगर इन तीनों को मैं सॉल्व करूँ, आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तो मैं अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करते हुए अगर p तक पहुंच गया है तो मेरा लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ वो समझो सर। यहाँ पर अगर मैं अल्फा² देख पा रहा हूँ तो अल्फा² कितना होगा सर, अगर यहाँ से आप अल्फा² उठाओगे तो अल्फा² कितना होगा, अल्फा² आपका हो जाएगा β/p। आई होप आप सुन रहे हो। तो मैं अल्फा² की वैल्यू यहाँ β/p रखता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से है ना, यहाँ से अगर मैंने ढूंढा, खैर कोई खास फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा में रिलेशन है, तो उससे ज़्यादा मुझे चीज़ें मिलनी नहीं है ना। तो मैं इस तक तो आऊँगा, पर पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं तीनों इक्वेशंस लिख लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें दिखें। देखो, एक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है आपकी p, है ना। ये क्या है भाई, p जो कि है 1/2α²। क्या मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, है ना, 2α² इंटू p जो कि कितना है 1। ये आपकी पहली इक्वेशन है, आई होप आपको दिख रही है। दूसरी इक्वेशन क्या है, p अल्फा² जो कि बीटा है। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, p अल्फा² जो कि कितना है बीटा है। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो कि है अल्फा इज इक्वल टू e⁻β। वहाँ चीज़ें थोड़ी सी मैच्ड अप हो गई थी और
एग्जैक्ट सही क्लूज ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, तो मैंने उसे साफ तौर पर 3 चीज़ों में लिखा जो मेरे लिए दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर पी कितना है सर? अल्फा स्क्वायर पी बीटा है, तो क्या अल्फा स्क्वायर पी को मैं बीटा से रिप्लेस कर दूं? बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ बीटा रखा तो कितना हो जाएगा? 2 बीटा विच इज़ 1। तो मुझे एक बात तो पता चली कि बीटा कितना है, बीटा आपका आता है 1/2। बहुत बढ़िया। अगर बीटा 1/2 आया है तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा आपका e टू द पावर बीटा, जो कि कितना हो जाएगा? e टू द पावर 1/2। एक्सेलेंट। अब अगर मुझे अल्फा पता चल गया है, अगर मुझे अल्फा और बीटा पता चल गया है, तो यहाँ पर या यहाँ पर रखकर क्या मैं पी की वैल्यू पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ, जहां आपको लगे। मैं कहता हूँ यहीं रख लेते हैं। तो जैसे ही मैं अल्फा की वैल्यू है ना e टू द पावर 1/2 यहाँ रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो जरा ध्यान से, मैं पी क्रैक करना चाह रहा हूँ, है ना। तो 2 तो 2 है। अल्फा स्क्वायर को ध्यान से नोटिस करना, ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर 1/2 अल्फा है, और इसका क्या? स्क्वायर। आई होप आप स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल करेंगे तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि e ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। और इंटू कितना? इंटू पी इज इक्वल टू कितना? 1। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, यहाँ से अगर सोचा जाए तो p कितना आ जाएगा सर? p विल बी 1/2e। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि p अगर 1/2e से बड़ा और छोटा हुआ, अगर p 1/2e से बड़ा और छोटा हुआ, कब? जब p पॉजिटिव है। तो या तो वो इतना श्रिंक हो जाएगा कि इसे टच ही नहीं करेगा, तो 0 सोल्यूशन हो जाएंगे, या वो इतना एक्सपांड हो जाएगा कि इसे 2 जगह से इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा, तो 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि p की एग्जैक्ट प्रिसाइज एक ऐसी वैल्यू लाऊं जो कि मुझे इसे एक ही जगह टच करवाए log x को। वो क्या होगा? p की वैल्यू 1/2e पर। और हमने ये सारी कहानी कैसे हेल्प की? हमने टच करवाया कर्व को, कॉमन टेंजेंट पर गए, आपकी दोनों की कॉमन टेंजेंट है तो स्लोप सेम होगी, और इस कहानी से हमने p को वर्कआउट किया कि जो p अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो p आपका होना चाहिए 1/2e। तो 3 बातें निकल कर आई सर, क्या? ये हो और ये हो। तो ओवरऑल जब मुझसे कोई पूछ रहा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, तो मैं p को क्या कहूँगा? p जो होना चाहिए सर वो आपका होना चाहिए -∞ से 0 तक, और एक और छोटी सी वैल्यू क्या? 1/2e। अगर आपके पास p की ये वैल्यूज हैं तो आपके इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन होगा। आपको समझ आ रहा है? ग्राफ, रिलेशन इन फंक्शन, डिफरेंशिएशन, ऐसे अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम कैसे इन क्वेश्चंस को वर्कआउट कर पा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग और बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है जो काफ़ी इनसाइट्स आपको दे रहे होंगे आपके कैलकुलस को लेकर। एंड आई होप आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि कैसे हम चीज़ें सोचते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को वर्कआउट किया जाता है। अगर यहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें? आई होप यू आर रियलाइजिंग कि कैसे हर एक सिनेरियो को ठीक से विजुअलाइज करना ज़रूरी है और कैसे हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। चलो यहाँ से हम अगले सवाल की तरफ आए तो एक और बहुत बेहतरीन, काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया था। तब हमने बात की थी कि कैलकुलस में इस तरह के क्वेश्चंस को और क्लैरिटी के साथ समझेंगे, जहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगने जैसा कुछ मुझे मिल रहा था। अब मैंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला कह ही दिया है तो आपको हिंट मिल चुकी है कि इस क्वेश्चन में चीज़ें कैसे सोचनी है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझाता हूँ, देन यू गिव इट अ ट्राई, फिर हम इससे साथ में डिस्कस करेंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x - x2 का होल स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। अभी जो समथिंग समथिंग है वो मेरे ख्याल से y1 y2 रहे होंगे। आप समझ पा रहे हो मैं फंक्शन y1 को और फंक्शन y2 को कैसे क्रैक करूंगा? अगर मुझे थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो मैं बहुत आसानी से y1 और y2 डिफाइन कर सकता हूं। आपको भी आइडिया लग रहा होगा अगर आप मेरी बात से समझते हैं। सर इस पर अगर एक अंडर रूट होता, अगर मैं थोड़ी देख ले बस आपसे कह दूं कि मान लो थोड़ी देख लिए y1 है आपका x1/20 और y2 है आपका √17 - x2 x2 - 13, तो क्या आप ये नहीं कह पाओगे कि सर जो आपके दो कर्व्स हैं वो क्या क्या हैं? वो आपके x/20 और 17 - x इंटू x - 13 आपके ये दो कर्व्स हैं। ऑफ कोर्स उसके ऊपर अंडर रूट। अगर कर्व्स पता चल गए तो आप देखो ना ये क्या है, ये x1 - x2, ये y1 - y2। मतलब अगर मैं देख पा रहा हूं तो x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, और ऑफ कोर्स अंडर रूट और लग जाता तो ये इन दोनों कर्व्स पर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स हैं। आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? अब अगर इन दोनों कर्व्स पर लाई करने वाले पॉइंट्स की डिस्टेंस का ये फॉर्मूला दिख रहा है, अगर अंडर रूट लगता तो, है ना, अंडर रूट नहीं भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं मुझसे कोई कहे आप अंडर रूट एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ और एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा कि अंडर रूट एक्स जहां मिनिमम होगा ना वो वहीं होगा जहां एक्स मिनिमम होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इस बात पर। आप समझ रहे हो ना, एक्स जैसे जैसे छोटा होगा अंडर रूट एक्स भी छोटा होगा, अंडर रूट एक्स जैसे जैसे बड़ा होगा एक्स भी बड़ा होगा, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर मुझसे कोई अंडर रूट ऑफ दिस की मिनिमम वैल्यू पूछे तो मैं कहूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू ढूंढो या एक्स की मिनिमम वैल्यू ढूंढो। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है, इस बात को प्लीज ध्यान से सुनना, कि ये दो कर्व्स हैं जो हमने फिगर आउट कर लिए हैं, उन कर्व्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस।
ऑफ कोर्स उसमें अंडर रूट नहीं लगा है, जो कि हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। पर अगर इस क्वेश्चन को मैं समझूँ ना, सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑन फिगरिंग आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कोऑर्डिनेट में हमने एक बहुत सिंपल सी लाइन पढ़ी थी, इस बात को हमेशा याद रखना, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस आर इन लव विद दिस फॉर्मूला, आर इन लव विद दिस एक्सप्रेशन, कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स निकालनी है, वेल दैट कैन बी फिगर्ड आउट along with the कॉमन नॉर्मल टू बोथ ऑफ दी कर्व्स। मुझे एक ऐसा नॉर्मल ढूंढना होगा जो कि दोनों ही कर्व्स के लिए कॉमन नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो लाइन जो होगी जिसके अलोंग आप डिस्टेंस निकालेंगे कॉमन नॉर्मल, वो आपकी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो और जाहिर तौर पर देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो आपको अभी तक कहा गया? मैं फिर से कह देता हूँ, आपके पास दो कर्व्स हैं, उनके बीच के आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सच कहूँ तो बस उतना ही क्वेश्चन है, ये बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी सब बातें आपको घुमा फिरा कर दे दी गई हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके चीज़ों को लेकर। इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहला काम, अब बस इन कर्व्स को क्रैक कर ले, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। मैं कर्व्स को अगर क्रैक करता हूं तो देखो, पहले क्या लिखा है, x1/20, x1² है ना। अब इसे क्रैक करने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये कर्व क्या रहा होगा, ये कर्व रहा होगा y इज इक्वल टू क्या, x²/20, क्योंकि जब आप x1 पास करोगे तो आपको y1 मिलेगा। इसे थोड़ा और ठीक से लिखें तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि 20, अच्छा इसे ऐसे ही रहना दो, मत लिखो कुछ और, है ना। ये कितना लिखा है, x²/20। अब देख पा रहे हो ये एक स्टैंडर्ड सा पैराबोला है। कैसा पैराबोला, जिसमें x² का कोफिशिएंट है 1/20 और ये 0,0 से पास हो रहा है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा रफ स्केच आपको बना कर दूं तो ये आपका स्टैंडर्ड सा इस तरीके से पैराबोला बनेगा। अच्छा, दूसरी जरूरी बात, इस कर्व को देखा जाए 17 - x2, x2 - 13 अंडर रूट में, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ओवर कितना, 17 - x2 और कितना, x2 - 13, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या बना देगा, ये बना देगा y² इज इक्वल टू, जरा इसे भी अंदर सिंप्लीफाई करते हैं ताकि मैं चीज़ें देख पाऊँ कि कुछ बन रहा है क्या। नोटिस करिएगा ध्यान से, है ना। ये क्या बनेगा सर, एक तो बनेगा 17x, बिल्कुल सही। फिर ये क्या बनेगा, -x², कोई परेशानी। फिर क्या बनेगा 17 × 13, जो कि मैं लिख ले रहा हूँ बस ऐसे ही, -17 × 13। और क्या बनेगा 13 × x, जो कि कितना हो जाएगा, +13x। आई होप आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर से कह देता हूँ, ये है 17x - x², है ना। फिर क्या, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर अब 17 × 13 नेगेटिव साइन के साथ और +13x। अब देखना, ध्यान से नोटिस करना, x² को इधर लाता हूँ तो ये कितना हो जाता है, x² + y²। कोई दिक्कत तो नहीं है, बच क्या रहा है वो देखो। 13x को भी इधर लाए तो कितना हो जाएगा, चलो इसे ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। y² को बाद में लिखेंगे, पहले चीज़ें सुनना। x² को इधर लेकर आया, 13x को इधर लाया तो कितना हो गया, -13x। गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। x² आ गया, -13x आ गया, है ना। आई एम रियली सॉरी, 13x क्यों लाएंगे, 17 + 13 कितना है, आई थिंक 17 + 3 20 + 10 कितना, 30, तो ये आएगा आपका -30x। गौर से सुनते जाइएगा, बहुत क्रूशियल सा पार्ट है। और कुछ नहीं लाते, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रखते हैं। तो मैंने क्या लेकर आया है, x² और 13x, मतलब 13 + 17x, है ना। और ऑफ कोर्स y² आपका बचा हुआ है, y² भी मैं लिख लूंगा, जो कि मैं लेट्स से यहाँ लिख लेता हूँ y², है ना, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू -17 × 13। अब -17 × 13 एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आपको वर्कआउट करना है तो कर लो। जैसे कि देखो, मैं क्या करूँगा, 13 का 10 टाइम्स कितना होता है, आई थिंक 13 का 10 टाइम्स होता है 130। 13 का 7 टाइम्स मुझे निकालना है ना, तो 13 का 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, 13 का 5 टाइम्स कितना होता है, 65। आई होप आप जानते हो, मुझे मतलब 13 की टेबल नहीं आती है। तो 13 का 5 टाइम्स कितना होता है, 65, 130 का हाफ, और 13 का डबल कितना होता है, 26, है ना। तो 13 का 5 टाइम्स कितना, 65, और 13 का डबल कितना होता है, 26। तो ये 13 के 7 टाइम्स तक मैं पहुँच गया। मैंने क्या किया, 13 × 17 को, 13 को जो 17 है, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स और 2 टाइम्स को ऐड कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो अगर इसे देख रहा हूँ, फटाफट देखो, 6 और 5 11, कैरी 1, 6 और 3 9, 2 और 11 और कितना 2, और ये कितना 1, तो आई थिंक 121 होता है। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? तो ये हो जाता है आपका 121, है ना। ऐसे आप निकाल सकते हो, चूंकि मुझे टेबल्स नहीं पता है तो मैंने इसलिए ऐसा किया। तो ये मुझे मिल रहा है -121। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो, अब चीज़ें समझना, मैं यहाँ पर ना इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये मुझे क्या मिल रहा है वो देखो, x² - 30x, x² - 30x। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × x, है ना। और 30 बनाने के लिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 15 से।
कोई आपत्ति, कोई परेशानी? जब आपने 15 से मल्टीप्लाई किया तो सर आप एक गड़बड़ कर बैठे। गड़बड़ क्या कर बैठे कि अब आपको 15 के स्क्वायर, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 15 के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर a स्क्वायर माइनस 2ab आप बना रहे हो तो b स्क्वायर भी जो चाहिए। b कितना है 15, 15 का स्क्वायर मतलब कितना, 225 मैंने ऐड किया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से 225 ऐड हुआ है तो राइट हैंड साइड पर भी 225 ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने 225 ऐड कर दिया। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? अच्छा, इससे हो क्या रहा है सर? इससे ये हुआ जनाब, गौर से सुनिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट गिव्स यू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना, x माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 225 माइनस 121 दैट इज 4, यानी इसे मैं लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और जब उसने अंडर रूट लगाया था तो एक सेमी सर्कल है, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ प्लस माइनस लगा होता, मतलब दोनों पार्ट होते, ऊपर वाला सर्कल भी और नीचे वाला सर्कल भी, पर ये एक सेमी सर्कल है। ऑफ कोर्स अगर ये फंक्शन बने रहना चाहता है तो सर्कल पूरा नहीं बनाएंगे, वरना तो वो आपका वन टू मेनी वाला रिलेशन बन जाएगा जो कि फंक्शन का वायलेशन हो जाएगा। तो मुझे या तो सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा लेना होगा या नीचे वाला, और अगर अंडर रूट के आगे वाला साइन देखो तो एक पॉजिटिव साइन है, मतलब आपका कौन सा सर्कल है, आपका ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये सर्कल कैसा है? ये वो खास सर्कल है विच इज सेंटर्ड एट 15,0 एंड इट इज हैविंग रेडियस 2। आप देख पा रहे हो इसमें पूरा कोऑर्डिनेट और कैलकुलस मिक्स होकर कैसे आ रहा है। कैलकुलस चलेगा ऐसे ही, आपको कोऑर्डिनेट और कैलकुलस दोनों का नॉलेज लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने सिस्टमैटिकली चीज़ों को पढ़ा है। और जहाँ तक बात है ट्रिगो की, वो हम पढ़ ले रहे हैं जितना जितना ज़रूरी है, और वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग IIT JEE के चैनल पर मौजूद है। अगर यहाँ से चीज़ें मैं देखता हूँ तो देखो क्या निकल कर आ रहा है, गौर से नोटिस करिएगा। 15,0 आपका सेंटर है, आपका 15,0 सेंटर है, उसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आपकी 2। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका 15,0 होगा, यानी 15,0 मैं देख पा रहा हूँ कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर, उसकी रेडियस 2 है, तो एक ऐसा सर्कल बनेगा। लेकिन मुझे कैसा चाहिए? मुझे उसका ऊपर वाला पार्ट चाहिए, मतलब मुझे सेमी सर्कल चाहिए, तो ये आपका ये दूसरा कर्व होगा। अब इन दोनों के बीच की जब कॉमन डिस्टेंस मुझसे कोई मांगेगा तो मुझे एक कॉमन, मतलब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई मुझसे मांगेगा तो एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी, वो एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों ही कर्व्स पर नॉर्मल है। पहले तो आपको ये बात समझ आई क्या, कि सारी कहानी छोड़ ये बात कि आपका पहला कर्व x²/20 है और दूसरा कर्व ये है, जिसे आप चाहें तो आसान भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्या इतनी बात समझ आई अभी तक? अब अगर मैं दोनों कर्व्स क्रैक कर चुका हूं तो मैं बस थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर कर देना चाह रहा हूं ताकि आप स्पष्ट तौर पर चीजें समझ पाएं, थोड़ा सा क्लियरली, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका y एक्सिस रहा होगा, एवरीवन ओके विद दैट? और इसी तरीके से ये आपका x एक्सिस रहा होगा, है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर y एक्सिस और x एक्सिस मेरे पास हैं तो मैं यहाँ पर अपने दोनों कर्व्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से नोटिस करिएगा, आपका ये रहा होगा क्या, पहला कर्व जो आपका क्या है भाई, जो कि आपका कुछ ऐसा जा रहा है, और दूसरा कर्व अगर मैं बनाऊं, है ना, तो वो कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। कोई परेशानी? अब इस कर्व का सेंटर ये है जो कि कितना है 15,0, और ये आपका कर्व है कितना 0,0 से पास हो रहा है, जो कि आपका क्या है x²/20। कोई परेशानी? और ये आपका कर्व है जिसकी सर्कल की हम इक्वेशन जानते हैं। अब अगर मुझे इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो मैं ऐसी टेंजेंट ढूंढूंगा जो इन दोनों के लिए पैरेलल है, जो इन दोनों के लिए क्या है भाई, पैरेलल। तो एक टेंजेंट यहाँ रही और दूसरी टेंजेंट मान लेते हैं यहाँ रही, है ना। अब ये जो टेंजेंट नॉर्मल, ये जो टेंजेंट हैं, ये दोनों इसकी कैसी हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं। मतलब इन पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन पर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कैसा होगा, वो आपका ये होगा, और वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉमन नॉर्मल होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो क्या आप ये बात नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो लाइन है ये कॉमन नॉर्मल है, क्योंकि ये लाइन आपकी इन दोनों कर्व्स पर परपेंडिकुलर है, इसकी भी टेंजेंट पर, इसकी भी टेंजेंट पर, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स कैसी हैं, पैरेलल। क्या अब आपको कोऑर्डिनेट का थोड़ा डेजा वो हो रहा है कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और आपको लग रहा है कि सोचने में अगर मैं इसे एग्जामिनेशन हॉल में देखा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। पर अगर मुझे थोड़ी भी क्लैरिटी है कि ये डिस्टेंस फार्मूला जैसा दिख रहा है, ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, तो आपको ये दो फंक्शंस का आइडिया दे रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो मैं यहाँ तक इस तरीके से पहुँच पा रहा हूँ। तो मुझे अब क्लैरिटी बिल्ड हो रही है कि दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स. Which two curves? One of them is a parabola and the other one is clearly a circle. यहाँ तक तो चीज़ें आई होप समझ आ गई। तो एक काम करते हैं सर, दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करते हैं और इनकी हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, टेंजेंट्स की, और उन्हें हम पैरेलल लगकर कुछ तो चीज़ें निकाल पाएंगे। बिल्कुल वही कोशिश करते हैं। तो पहला कर्व आपका क्या है, x² बाय 20, है ना।
आई होप आपको दिख रहा है। तो पहले कर्व को अगर डिफरेंशिएट किया तो ध्यान से नोटिस करिएगा, पहला कर्व आपका क्या है, x²/20 है ना। अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं लिखना चाहूँ तो बस आपको कह देना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं ये आपका f(x) है ना, और ये आपका क्या है, ये आपका g(x) है। अच्छा, मैं इसकी कौन सी डेफिनेशन चुनूँ, विच वन विल यू प्रेफर? मैं g(x) की एक इम्प्लिसिट फंक्शन वाली डेफिनेशन चुनूँ जो कि हमने कुछ इस तरीके से सर्कल वाले फॉर्म में निकाली है, या फिर आप कहेंगे कि सर इसके बजाय आप इसकी एक्सप्लिसिट वाली चुन लीजिए जो आपने यहाँ पर निकाल रखी है कुछ इस तरीके से। विच एवर यू विश हम ले सकते हैं ना, कोई बुराई नहीं है, आप ये ले लीजिए, आप ये वाली ले लीजिए, विच एवर यू वांट, आपको जो ठीक लगे, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं इस y² वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करके रख दूं तो y² कितना आ रहा था, गौर से नोटिस करिएगा, y² आ रहा था आपका पहले तो कितना था -x² है ना, यहाँ पे कितना था 17 + 30 कितना 30x, आई होप यू आर ओके विद दैट, और ये कितना था -17 × 13 दैट वाज -121। तो इस तरीके से आपका y² आ रहा था। तो अगर आप ये इस तरीके से, ऑफ कोर्स y² में वहाँ भी इम्प्लिसिट बनने का चांस है, बट फिर भी वो डेफिनेशन मेरे लिए प्रेफरेबली सही रहेगी। तो मैं दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं। तो अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए x²/20 को, है ना, ये आपका क्या है मान लिया जाए f(x), तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। आई होप आपको ये बात पता है कि सर इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा f'(x), जो कि कितना होगा 2x/20 यानी कितना x/10। कोई परेशानी यहाँ तक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सेकंड फंक्शन की तरफ, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक छोटा सा ओपिनियन कि सर इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो आप g(x) को डिफरेंशिएट करके। आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। जैसे अगर इसको आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, जो कि एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर लाई करता है क्या, अल्फा, बीटा, है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट, आप एक बात बताओ, इस लाइन की आपने स्लोप निकाली जो कि कितनी आई, जो कि आई x/10। अगर अल्फा, बीटा पर निकालूंगा तो f'(x) जो आप अल्फा, बीटा पर निकाल रहे हो वो कितना जाएगा सर, बस मैं ऐसे लिख देता हूँ ना ताकि आपको समझ आती रहे चीज़ें, वो जाएगा आपका अल्फा/10। अब प्लीज़ गौर से सुनिएगा, अगर इस लाइन की स्लोप हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग कितनी है, अल्फा/10, जो कि क्या है इस लाइन की स्लोप, तो मैं ये बता सकता हूं क्या कि इस पर जो एक लाइन परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी। सर इस पर ये जो लाइन परपेंडिकुलर है इसकी स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी ये स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी जो स्लोप होगी, है ना, इसे मैं क्या लेता हूँ टेंजेंट, है ना, इसे मैं क्या कह लेता हूँ नॉर्मल। तो इस नॉर्मल की स्लोप होगी आपकी कितनी, -10/α। बढ़िया। अब एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस पर बेस्ड बात कि जरा सर दिमाग लगाओ, आप एक बात बताओ, क्या इस लाइन की स्लोप में एक और तरीके से निकाल सकता हूं। देखो ना, हम भली भांति ये बात जानते हैं कि किसी भी सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है। आपको याद है ये बात, अगर किसी भी सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है तो उस नॉर्मल पर लाई करने वाला एक पॉइंट मुझे ये पता है, इस नॉर्मल पर लाई करने वाला एक पॉइंट मुझे ये पता है। आप सुन रहे हो, इससे क्या हो रहा है सर, इससे ये हो रहा है कि इस नॉर्मल की स्लोप एक और तरीके से निकाली जा सकती है, जो कि क्या होगी 15,0 और अल्फा, बीटा के बीच की स्लोप, है ना, अल्फा, बीटा और 15,0 के बीच की स्लोप, वो कितनी हो जाएगी 0 - बीटा यानी -बीटा अपॉन 15 - अल्फा, ये आपकी स्लोप आ रही है। और ये स्लोप किसके इक्वल होनी है सर, ये स्लोप आपकी निकल के आएगी किसके इक्वल, इस नॉर्मल की स्लोप के इक्वल, जो कि कितनी है -10/α। इस तरीके से जो हमने निकाली है। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया। अभी क्या सोचना है सर, मेरा कहना है ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव ये पार्ट कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 10 × 15 कितना 150 माइनस कितना 10 × अल्फा कितना 10 अल्फा। कोई परेशानी। अब सर ये इक्वेशन तो आपकी अल्फा बीटा में बन गई, तो कोई परेशानी नहीं है। आप सोचो पहले तो क्या बना, अल्फा बीटा 10 × 15 150 और 10 अल्फा। क्या बीटा को यहाँ से हटा सकते हैं, कोशिश करो समझने की। अल्फा कॉमा बीटा किस पर लाई कर रहा है, इस पर। अगर अल्फा कॉमा बीटा इस पर लाई कर रहा है तो शैलाई से बीटा विल बी α²/10। अरे हाँ या ना, देखो ना, आप अल्फा कॉमा बीटा इस पर लाई कर रहे हैं तो बीटा विल बी α²/10। तो बीटा को α²/10 से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, तो कितना हो जाएगा α³/10, और 10 को वहां शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा 150 100 माइनस कितना 100 अल्फा। कोई परेशानी। इस इक्वेशन को रीराइट किया तो ये क्या बन जा रही है, ये बन जाती है α³ है ना प्लस 100 अल्फा माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा क्यूबिक में हिट एंड ट्रायल पर ही बात जाएगी, और हिट एंड ट्रायल पर अगर सोचने की कोशिश करूं तो देखो ध्यान से देखना। ऑफ कोर्स 1 जैसी वैल्यू पर तो बात बनेगी नहीं, पर अगर मैं जैसे यहाँ 100 दिख रहा है 1500 दिख रहा है, तो जैसे मेरा मन है कि मैं 10 ट्राई कर लूँ। देखो 10 ट्राई करने पर क्या होगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। आप सुन रहे हो, 10 × 100 कितना हो जाएगा अनदर 1000। तो 1000 × 1000 + 1000 कितना 2000, और 2000 माइनस 1500 500 आ रहा है। तो सर 10 पर तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। चलो एक काम करते हैं, मैं 10 से छोटी लेट से कोई वैल्यू 5 ट्राई करता हूँ, बस ट्राई कर रहा हूँ है ना। 5 ट्राई किया
देख लेते हैं जो बात बनेगी वो समझेंगे क्या होगा। 5 अगर ट्राई किया तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 है ना, ये 125 हो गया। 5 इंटू 100 कितना हो गया 500 है ना। अब 500 प्लस 125 आपकी जो वैल्यू आ रही है वो एक कुछ वैल्यू आएगी जो कि ऑफकोर्स 1500 से तो छोटी होगी, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मैंने अल्फा की वैल्यू 5 पर देखा तो एक नेगेटिव वैल्यू आई, और अल्फा की वैल्यू 10 पर देखा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आई। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑफकोर्स ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि अल्फा की वैल्यू 5 पर नेगेटिव है और अल्फा की वैल्यू 10 पर पॉजिटिव है। मतलब जो रूट है दैट मस्ट लाई बिटवीन 5 एंड 10। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ वैल्यूज ट्राई करने की जो 5 और 10 के बीच में हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप यू आर कंफर्टेबल जो सारी चीजें हम कर रहे हैं उन्हें लेकर, है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट आई होप नहीं है ना। ये बात चीजें सही है क्या? जरा एक बार बस इसे क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ मैं। हमने क्या ट्राई किया? हमने ट्राई किया यहाँ पर x²/20 आपका था, एक सेकेंड ना मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, x²/20 ये 10 क्यों लिखा मैंने पता नहीं क्यों 10 लिखा है, आई एम रियली सॉरी। अगर ये है अल्फा स्क्वायर तो α²/20 होना चाहिए ना। हम रियली सॉरी, आई एम मेकिंग अ करेक्शन हियर, इट शुड हैव बीन α²/20 एंड इफ इट इज α²/20 यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज होगा। लेट मी जस्ट मेक दैट करेक्शन ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ध्यान से नोटिस करिएगा, आपका जो बीटा है वो क्या है α²/20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा α³ और 20 जब मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 20 कितना, 15 इंटू 2 3 यानी कितना 30। आई होप आप जानते हो, और 20 की वजह से आई होप मैं क्या कर रहा हूँ 20 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 15 इंटू 2 कितना 30, 20 का एक जीरो और ये एक जीरो, दो जीरो रह जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3000। 20 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 200 अल्फा। सही लिख रहा हूँ क्या? अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, बस एक छोटा सा एरर, उसकी वजह से सारी कहानी बिगड़ जाती है ना, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये कितना आ जा रहा है α³ प्लस कितना 200 अल्फा और कितना -3000। कोई परेशानी तो नहीं है? मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ इसी तरीके से कुछ वैल्यू, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 -1 0 पर तो बात नहीं बननी है, क्योंकि ये 200 और ये 3000 जा रहा है, तो थोड़ी बड़ी वैल्यूज पर खेलना होगा। जैसे मैं अल्फा की वैल्यू क्या ट्राई कर रहा था 5 ट्राई कर रहा था, तो 5 पर तो ये काफ़ी छोटा है, 5 इंटू 2 1000, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू तो नेगेटिव ही आ रहा है। 5 से और आगे बढ़े, क्योंकि नेगेटिव से और आगे जाने पर ही कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 10 ट्राई कर लेते हैं, 10 ट्राई किया तो 10 का क्यूब 1000, 10 इंटू 2 2000, 2000 प्लस 1000 3000, 3000 माइनस 3000 0। तो इसका मुझे एक क्यूब क्या, एक रूट क्या मिला, अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 10। आई होप आप सुन रहे हो। अगर अल्फा की वैल्यू मिल रही है 10 तो क्या बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है? कैसे निकाल सकते हो सर? क्योंकि α²/20 बीटा है। बीटा आपका क्या है? बीटा आपका है α²/20, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 100/20। यहाँ से अगर देखा जाए तो बीटा कितना आ रहा है 5। अच्छा सर, अल्फा की एक ही वैल्यू 10 ही आएगी क्या? जरा देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन α³ प्लस 200 अल्फा माइनस 3000 है ना। 10,5 मुझे एक वैल्यू मिल रही है जो कि मेरे लिए एक वर्केबल वैल्यू है, क्योंकि 10 एक पॉजिटिव वैल्यू है और सिनेरियो इसी तरफ बनना है, क्योंकि ये 15 है तो 15 से जस्ट लेफ्ट में 10 यहीं कहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अल्फा कॉमा बीटा एक कॉमन सेंस है, एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने काफ़ी प्रिसाइज चीज़ें बनाई हैं। तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो कितनी दिख रही है 10,5। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप सहमत नहीं हो कि 10,5 के अलावा और कोई रूट होता तो वो भी तो हो सकता था, तो ट्राई कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक इक्वेशन है α³ 200 अल्फा और 3000 है ना, α³ प्लस 200 अल्फा माइनस 3000 है ना, मैं क्या करता हूँ इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3α² प्लस कितना प्लस 200 है ना। अब अगर मैं वापस इसमें चीज़ें देखूँ तो आई होप आप देख पा रहे हो, अब जो आपका α² आ रहा है वो क्लियरली -200/3 आ रहा है, मतलब अल्फा की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये आपका हमेशा पॉजिटिव है। जो आपका f' आया है वो आप कंक्लूड कर पाओगे। आप देखो ना α² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, f' क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, मैं कोई भी एक फंक्शन मान ले रहा हूँ इसे, जैसे कि लैम्डा अल्फा है ना, आपको समझाने के लिए एक फंक्शन है लैम्डा अल्फा। अब आप ये फंक्शन था आपका लैम्डा अल्फा, तो ये हो जा रहा है आपका लैम्डा डैश अल्फा। आप देखो जरा ध्यान से, ये हमेशा पॉजिटिव है। आप अल्फा की कोई भी वैल्यू ट्राई करो ये हमेशा 200 से ज़्यादा ही होगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है मतलब आपका अल्फा, ये जो लैम्डा आपका अल्फा फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी जब हम क्या पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब ये एक ही जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा, ये कर्व, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन एक ही होगा, कौन सा 10,5। आई होप आप मेरी अब इस बात से सहमत हैं। इस पर और क्लैरिटी जब हम क्या पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा तब और क्लियर होगा। अब आप बात सुनना, ये पॉइंट है 10,5 है ना, ये पॉइंट है 15,10। मुझे इसके और इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, इसमें बीच में एक पॉइंट ये आता है, मैं इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी।
मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए ए बी। क्या मैं ए बी को लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी सी? मैं ए बी को ए सी माइनस बी सी लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों सर? ए सी क्या होगा? ए सी विल बी 15,0 और 10,5 के बीच के डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो ए सी कितना होगा, ध्यान से देखना सर। ए सी आपका होगा, ध्यान से देखना, 10 माइनस 15 5, मतलब डिफरेंस वाइज बात कर रहा हूँ, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। सो दैट विल बी 25 प्लस 5 माइनस 0 अगेन आपका 5, 25, तो 25 का डबल है ना, ये कितना हो जाएगा 50, यानी 25 प्लस 25 का अंडर रूट हम करने जा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ चलो, है ना। अब अगर मैंने इससे देखा तो ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स रूट 2, तो क्या मैं इसे सीधे 5 टाइम्स रूट 2 लिख दूँ, आपको चलेगा? तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है आपका कौन सा, ए सी, वो आ रहा है 5 टाइम्स रूट 2। अच्छा बताओ बी सी कितना है? आप मुझे बता सकते हो बी सी कितना है? बी सी आपके सर्कल की रेडियस है, और अगर मुझे याद आ रहा है सर्कल की रेडियस थी 2, आई होप आपको याद आ रहा है, इक्वल टू 4 था जिसमें 2 स्क्वायर लिखा था। तो बी सी यानी सर्कल की रेडियस जो कि कितनी है 2। तो मैं ए बी निकाल पाया, ध्यान से सुनिएगा प्लीज इस क्वेश्चन को, बस यहीं पर ये ट्रिकी पार्ट है। जो मैं ए बी निकाल पा रहा हूँ दैट इज द डिस्टेंस, और रादर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व। अगर आप गलती से भी इसे ऑप्शन में देखें और आंसर मार्क कर दें तो आपने पूरी मेहनत करके गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई थी, लेकिन आप समझो ना, हमसे उस पर अंडर रूट नहीं लगाया गया था। आप समझ रहे हो? इट्स लाइक इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर उस पर अंडर रूट नहीं लगा है। मतलब आप बात समझने की कोशिश करो। इट्स लाइक, प्लीज नोटिस करना इस बात को, है ना। मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। मतलब आपका आंसर कुछ नहीं है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। आपका ये पॉइंट है ए, है ना, और आपका ये पॉइंट क्या है, बी। आप बताओ ए और बी के बीच के डिस्टेंस, अगर मैं ए को कह लूँ x1 y1, है ना, और बी को कह लूँ x2 y2, तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ उसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट। और ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है, ये मुझे कितनी मिल रही है? मुझे मिल रही है सर 5 रूट 2 माइनस 2। ये मुझे कितनी मिल रही है? 5 रूट 2 माइनस 2। लेकिन ये अंडर रूट वाला पार्ट वहाँ क्वेश्चन में नहीं है, एक्सप्रेशन में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा, और जब यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक स्क्वायर लगा दूंगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना होगा? 5 रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो गलती आई होप आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। और जो हमने अपर वाला कर्व लिया है उसको लेकर बहुत हद तक क्लैरिटी जो दी है वो इसने दी है कि आप 13 से 17 तक की ही वैल्यू ले रहे हो, और ऑफ कोर्स आपका जो x1 है वो r की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। इन सारी बातों के साथ हमने क्लैरिटी बिल्ड की कि कैसे चीज़ें हो रही है। मतलब ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर जब x1 r की सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो मैंने यहाँ से इस कर्व को ये भी हिस्सा हटा दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी आपके कर्व का पार्ट था ही नहीं। क्योंकि x1 ने क्या कहा, x1 ने कहा जो मेरी वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपका इस तरफ ही लाई करेगा। तो ये वाला पार्ट भी मत बनाते, बस मैंने थोड़ा पार्ट मिस किया जिससे कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई, है ना। ऑफ कोर्स जब 13 से 17 के बीच की वैल्यू उसने कही तो ये आपका 13 है, और यहाँ पर आकर आपका क्या रहेगा 17, क्योंकि इसकी रेडियस थी। आई होप आपको याद है 2 यूनिट इसकी रेडियस थी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और हमने अपर वाला पार्ट लिया, क्योंकि लोअर वाला पार्ट लेते तो मिनिमम डिस्टेंस का स्कोप बढ़ जाता और आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रही होती उस केस में। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर वो पूछता ना तो कुछ मत करो, आपके ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है ये, इसमें 2 और ऐड कर देते तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती। खैर मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको इस कर्व पर भी मैक्सिमम ढूंढना होता तो वो तो इनफाइनाइट हो जाती, पर अगर इस पॉइंट से इस कर्व की मैक्सिमम डिस्टेंस वो पूछता तो इस तरीके से निकालते। खैर वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न अभी नहीं है, बस एक पॉइंट निकल कर आया, उस पर हमने बात की। पर मेरा यकीन है अब आप कन्फ्यूज हुए बिना टेंजेंट और नॉर्मल के एप्लीकेशन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे सोचना होता है, और बस इस एक्सप्रेशन को देखकर कैसे ये आइडिया लगेगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चन ही हम सोच पाएंगे बिना कंफ्यूज हुए। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। वेल हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब किस पर बेस्ड है? टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड एप्लीकेशन, जहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल से किस किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सी बात वो आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रूव करना है कि वो जो सारे पॉइंट्स हैं आपके किस कर्व पर, इस कर्व पर। गौर से देखिएगा इस कर्व को, जो भी है ये, where tangents are parallel to the x-axis lie on this curve। अमेजिंग सा क्वेश्चन है, सुना। ये कर्व होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, पर इस कर्व की सारी टेंजेंट्स, मतलब dy बाई डी एक्स, स्लोप में मैं चला गया, जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जो पैरेलल एक्सिस, मतलब इस कर्व का dy बाई डी एक्स जहाँ 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल होना मतलब उसकी स्लोप 0 होना, मतलब इसका dy बाई डी एक्स जहाँ जहाँ 0 है, अगर मैं उसका लोकस निकालूं, वो पॉइंट्स का लोकस निकालूं, है ना, उन पॉइंट्स का लोकस निकालूं, तो वो जो लोकस आएगा वो ही आएगा।
आई होप आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट और कैलकुलस का एक अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को समझाते वक्त आपको हिंट बेशक दे दी है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे। कैसे सोचेंगे भाई? सिंपल सा ऑपरेशन। पहले तो मैं इसे क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएट। तो इसका हमने निकाला dy बाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा 2y y डैश इज इक्वल टू कितना। अब देखो ये 4a आपका एज इट इज कांस्टेंट है, तो इसे सोचने की जरूरत नहीं, 4a को ऐसा ही रखा। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, है ना। और नोटिस करिएगा चेन रूल थोड़ा सा हम लगाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आना है, पर a साइन x बाई ए का डिफरेंशिएशन a टाइम्स साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos x अपॉन a। अब अगर मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग x अपॉन a का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a के कारण ये आपका a कैंसिल। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। क्या ये बात आपको समझ आई? कोई दिक्कत? यहाँ से मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ सर? यहाँ से मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ y डैश। अगर हम y डैश को सिंप्लीफाई करें तो y डैश आपका क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2 से 4 कैंसिल, एवरीवन ओके विद दैट। तो कितना आ रहा है 2a, तो ये आ जाता है आपका 2a अपॉन y टाइम्स कितना 1 प्लस कॉस ऑफ x अपॉन a। ये जो हमने सबसे पहले निकाला y डैश, जो कि आपका आ रहा है 2a अपॉन y और टाइम्स 1 प्लस कॉस x बाई ए, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं। अब एक छोटी सी बात का जवाब दो, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए सर कि मुझे वो सारे पॉइंट्स ढूंढने। अब देखो आपको लगे तो आप x और y की जगह अल्फा कॉमा बीटा रख दो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप h कॉमा के अल्फा कॉमा बीटा रखोगे, फिर आप जब लोकस में जाओगे तो वापस h कॉमा के को आप x और y से रिप्लेस करोगे। तो मैं कह रहा हूँ उसको x और y ही चलने दो, एक स्टेप बस आपको बढ़ानी है। तो अननेसेसरीली क्यों से कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट करें, यहीं से सोचते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस कर्व की जो टेंजेंट्स हैं वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब इसका जो y डैश है वो क्या होगा 0। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर y डैश 0 है मतलब ये एक्सप्रेशन आपका कैसा है 0। ये एक्सप्रेशन क्या है भाई? ये है आपका 2a अपॉन y टाइम्स कितना 1 प्लस कॉस एक्स बाई ए। ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स बाई ए, जो कि कितना है भाई? जो कि है आपका 0। क्या इसे देखकर एक ज़रूरी निष्कर्ष तक मैं पहुंच सकता हूं कि इन दोनों में से किसे मैं 0 करूं? आई होप आप देख पा रहे हो। सर यहाँ पर 2a अपॉन y का 0 तो होने से रहा, क्योंकि 2a अपॉन y वाला फैक्टर अगर आपका 0 होता, आई रिपीट, अगर आपका 2a अपॉन y वाला फैक्टर 0 होता तो उस केस में तो a ही 0 हो जाता, और अगर a 0 हो गया तो कहानी ही खत्म हो गई। तो ये तो मैं लेना अफोर्ड नहीं करूंगा। तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं दूसरे फैक्टर के पास जाऊंगा और मैं इनसे पूछूंगा कि आपका क्या ख्याल है। तो ये जनाब क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि 1 प्लस कॉस आपका x बाई ए क्या हो जा रहा है 0। यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि कॉस ऑफ x बाई ए कितना है? कॉस ऑफ x बाई ए आपका -1। क्या ये क्रूशियल रिजल्ट समझ आया जो हमने कंक्लूड किया कि कॉस ऑफ x बाई ए आपका कितना आ रहा है -1। एक छोटा सा ओपिनियन, एक छोटी सी सलाह मुझे आपकी चाहिए। ज़रा आप cos x का ग्राफ देखो, बस आप ये बताओ cos x के ग्राफ में कैसे बिहेवियर होता है। अगर आप cos x का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। अब cos x के ग्राफ में कहाँ कहाँ -1 मिलता है? सर cos x के ग्राफ में यहाँ मुझे -1 मिलेगा, जो कि क्या होगा? जो कि रहा होगा पाई, है ना। ये क्या रहा होगा? -पाई, है ना। ऑफ कोर्स 0 पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाई के बाद 2 पाई पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन 3 पाई पर वापस मिलेगा। तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स पर, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स पर, है ना, जहाँ पर n क्या है आपका नेचुरल नंबर, पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स पर आपका ये जो कॉस होता है ये क्या होता है 0। आई होप आपको बात पता है। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, जो कॉस थीटा है वो -1 कब होता है? 0 नहीं, -1। तो सर जब आपका थीटा पाई के ऑड मल्टीपल्स ले रहा हो। अच्छा, जब थीटा पाई के ऑड मल्टीपल्स ले रहा हो तब साइन कैसे बिहेव करता है? बस ऐसी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप साइन को लेकर तो बहुत सॉर्टेड है सर, क्योंकि पाई के ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल, जैसे 0, पाई, 2 पाई, सर पाई के सारे ही मल्टीपल चाहे वो ऑड हो या इवन उन पर, है ना, पाई के सारे ही मल्टीपल चाहे वो ऑड हो या इवन, अगर वो आपके थीटा की वैल्यू है तो उस केस में आपका साइन थीटा हमेशा क्या होता है 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं cos x बाई ए -1 है तो x बाई ए की जिन जिन वैल्यूज पर ये cos x बाई ए -1 है, शैला से उन वैल्यूज पर साइन x बाई ए क्या होगा? उन वैल्यूज पर आपका साइन x बाई ए क्या होगा भाई? 0। आपको एक हिंट समझ आई जो हमने वर्कआउट की? एक सिंपल सा एक्सप्रेशन में आपसे कहना चाह रहा हूँ, x बाई ए यानी इस एंगल की वो सारी वैल्यूज जहां पर आपका cos अगर उसका आप रेशो ले तो अगर वो -1 हो रहा है तो उन वैल्यूज पर साइन क्या होगा? सर पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स पे ऐसा होता है। तो पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स छोड़ो, इवन सब मल्टीपल्स पर पाई के क्या होता है? साइन 0 होता है। तो जहां जहां ये -1 होगा वहां साइन क्या होगा? 0। यानी साइन x बाई ए को मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ वो क्या होगा अगर ये कंडीशन हो रही है क्या, कि अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को ढूंढ रहा हूँ जो x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करवा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स पर साइन x बाई ए 0 होगा। ठीक है, अगर साइन x बाई ए 0 है
अगर साइन x बाय ए 0 है तो इस कर्व की हेल्प लेकर मुझे क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a तो है ही, है ना, x ऑलरेडी है, प्लस साइन x बाय ए की वैल्यू 0 रखी तो 0 इंटू ए कितना 0, कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो वाई स्क्वायर कितना आया 4ax। सर ऐसे कैसे आपने कहीं पे भी कोई सी भी वैल्यू रिप्लेस कर दी? मेरा यकीन करिए मैंने कहीं पर भी कोई सी वैल्यू रिप्लेस नहीं की है। अगर आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना, तो आप ऐसा मान लो वो पॉइंट जहां पर इसकी टेंजेंट जो है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसे मैंने माना एच कॉमा के, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो बताओ वाई डैश कितना आ जाएगा? अगर आप इसको ऐसे करते तो आप वाई डैश एट एच कॉमा के क्या लिखते? आप वाई डैश एट एच कॉमा के लिखते कितना 2a अपॉन के, ध्यान से सुनिएगा, टाइम्स कितना 1 प्लस कितना कॉस ऑफ h अपॉन ए। गौर से सुनिएगा, जब आप इसे 0 रखेंगे तो ये तो 0 होने से रहा, तो आप कहेंगे ये 0 होगा, यानी आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कॉस ऑफ h अपॉन ए क्या होगा, कॉस ऑफ h अपॉन ए प्लस 1 0 होगा, यानी -1 होगा। यहाँ से आप कंक्लूड करोगे कि कॉस h अपॉन ए -1 है, तो आप कहोगे साइन h अपॉन ए कितना होगा 0। अब मैं कहना चाह रहा हूँ h कॉमा के किस पर लाई करता है, इस पॉइंट इस इक्वेशन पर, इस कर्व पर, तो h कॉमा के उसे सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे एक इक्वेशन क्या मिलेगी, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4a टाइम्स कितना h प्लस साइन h अपॉन ए। अब मैंने क्रूशियल सा रिजल्ट निकाला कि साइन h अपॉन ए क्या रहा 0, तो ये 0, यहाँ पर ऑफकोर्स a भी है ना, तो 0 इंटू ए 0, तो ये कितना बचा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब आप h और k को x, y से रिप्लेस करोगे, तो वो काम क्यों करना जब वो बात वहीं आकर बॉइल डाउन होनी। तो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप स्किप करके इस क्वेश्चन को किया था। अगर उससे कंफ्यूजन हुई है तो अब आप h, k से समझ पा रहे हो हम कैसे पहुंच पा रहे हैं। आई होप अब आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सोचना है और कैसे वर्कआउट करना है। आप समझ पा रहे हो टेंजेंट और नॉर्मल पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आप अलग अलग तरीके की चीज़ों से डील करते हो। वेल, यहाँ पर आता है आपका आज का अगला सवाल, इसे ज़रा देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। गौर से देखिएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व ए कॉस क्यूब थीटा वाई ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है, मीट्स द एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू। प्रूव करना है आपको लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू इज सर्कल। अमेजिंग, एक्सीलेंट। देखो एक बात बताओ, मैं आपको इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ना ब्रेन में पिक्चर क्लियर हो कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। अगर आपने पिक्चर क्लियर कर ली ना, जैसे कोऑर्डिनेट में हमें पिक्चराइजेशन ज़रूरी है, अगर उसको ठीक से विजुलाइज नहीं किया तो आप कुछ तो भी कर बैठते हो। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी होगा जब ये कोऑर्डिनेट जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं थोड़ा सा चीज़ें ठीक से विजुलाइज कर लूँ। मान लो ये आपका एक कर्व है, बस ऐसे ही बना ले रहा हूँ, डोंट क्रिएट एनी फस अराउंड दिस कि ये ऐसा ही क्यों बनाए। बस मान लो ये आपका एक कर्व है ना, इस कर्व में इसको थोड़ा ना सही से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपको वो बता पाऊँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। मान लो ये आपका कर्व है ना, इस कर्व में अगर मैंने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की तो लेट्स से ये वो आपकी क्या है, टेंजेंट, कोई परेशानी। अब अगर मैंने टेंजेंट बनाई है तो ये टेंजेंट एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और आपके कर्व को यहाँ टच कर रही है। अच्छा, कर्व पर जो पॉइंट है ना, कर्व की इक्वेशन क्या है, उसके अगर पैरामेट्रिकली मैं पॉइंट देखूँ तो वो क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा। अब आप इसको थीटा 1 लिख लो, जो लिखना है लिख लो, मैं कह रहा हूँ थीटा ही चलने दो ना, क्या परेशानी है। और वाई की वैल्यू कितनी है, वो है आपका ए साइन क्यूब थीटा। ये कितना है, ए साइन क्यूब थीटा। सारी बातें छोड़, मुझे अगर इसकी पैरामेट्रिकली ये वर्जन पता है, ये ऑफकोर्स क्या है आपका पी पॉइंट, है ना, इसने जहां पर एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया वो पॉइंट्स में मान लेता हूँ, वो क्या है आपके ए और क्या बी। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो सुनना, क्या आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ताकि मैं इसकी टेंजेंट की स्लोप निकाल लूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। पैरामेट्रिकली करना है, बिल्कुल ऐसा करना है। तो ज़रा इस पॉइंट पर इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पैरामेट्रिकली मतलब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा सर? डी वाई बाई डी एक्स के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा आप डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लें। बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो जब डी वाई बाई डी थीटा निकाला तो वाई का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या लगाएंगे, अपना सिंपल सा रूल, कौन सा, चेन रूल, ए साइन क्यूब थीटा दैट विल बी 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस थीटा, कोई परेशानी, डिवाइडेड बाय, है ना, x को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा 3a कितना कॉस स्क्वायर थीटा, कोई परेशानी, और यहाँ पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। ये आपका निकल कर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और ये इसी पॉइंट पी पर आ रहा है क्योंकि मैंने पॉइंट्स पास कर दिए हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप निकाल रहे हो क्या इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है? थोड़ी है। 3a से 3a कैंसिल, है ना, देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, तो मुझे बस क्या मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विद अ नेगेटिव साइन। तो सबसे खुशी की बात मुझे क्या पता चला, मुझे डी वाई बाई डी एक्स पता चला, जो कि कितना है माइनस टेन थीटा,
पहले तो हमने क्या पता किया, इस लाइन की स्लोप जो कि कितनी है -tan थीटा। क्या मैं थोड़ा दिमाग लगाकर इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? क्या होगी जरा सोच के बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर x1, y1 से पास होती है, इस लाइन की स्लोप ये है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जरा गौर से देखना, बस यही ट्रिकी पार्ट है। y माइनस y1 यानी y माइनस a साइन क्यूब थीटा, है ना, मैं इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा y माइनस y1 यानी y माइनस a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू m। ये क्या रहा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, जो कि कितना है -tan थीटा, जो कि कितना है -tan थीटा, टाइम्स कितना x माइनस x1। अब x माइनस x1 कितना, x माइनस a कॉस क्यूब थीटा, सो दिस विल बी कितना x माइनस a कॉस क्यूब थीटा। कोई परेशानी? ये अगर लाइन की इक्वेशन है जिसे सिंप्लीफाई करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं क्या करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा, a जब आएगा तब क्या होगा, सर a का जो भी कोऑर्डिनेट होगा मुझे नहीं पता, पर a का y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर है। अच्छा, b के साथ क्या होगा, सर b का मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर b का जो भी कोऑर्डिनेट रहा होगा उसमें b का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और a का ऑफकोर्स y कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, क्योंकि b आपका y एक्सिस पर और a आपका x एक्सिस पर है। तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ a पॉइंट के लिए क्या निकालने की कोशिश करता हूँ। a पॉइंट के लिए मैं y0 रख लूँगा और b पॉइंट के लिए x0 रख लूँगा, है ना। तो मैं काम करता हूँ y की जगह जैसे ही 0 रखता हूँ, तो जैसे ही y की जगह 0 रखा तो ये 0 रखा, तो कितना हुआ -a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा टाइम्स x, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और अगर इसे और मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो गया a tan थीटा कॉस क्यूब थीटा। कोई परेशानी? आई होप। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस पार्ट को उठा के इधर लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का स्कोप है क्या, देखो ध्यान से। tan थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसे सीधे सीधे लिख दूँ, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस पार्ट को उठा के यहाँ ला रहा हूँ, तो देखो ये क्या आ रहा है, गौर से नोटिस करिएगा। ये तो लिखा हुआ है एक टाइम्स कितना साइन क्यूब थीटा, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाता है -a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, -tan x, माइनस कितना tan x। कोई परेशानी? अब देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ना। tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन, आई एम रियली सॉरी, tan x क्यों है, वो tan थीटा है ना, तो ये कितना होगा, ये होगा sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा। आई होप आप सुन रहे हो। अब अगर मैंने एक छोटा सा काम किया, क्या कि मैंने यहाँ पर से देखो एक साइन थीटा यहाँ से, एक साइन थीटा यहाँ से और एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल किया, और नेगेटिव साइन भी कैंसिल किया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये साइन थीटा कैंसिल हो चुका है, तो कितना हो जा रहा है, ये आ जा रहा है a टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी? और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -x अपॉन कॉस थीटा, ये आ रहा है -x अपॉन कितना कॉस थीटा, माइनस नहीं +x, क्योंकि नेगेटिव साइन तो हम कैंसिल कर चुके हैं, तो ये आ रहा है x अपॉन कॉस थीटा। अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, a यहाँ से कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये कॉस थीटा इधर आया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई a कॉस थीटा। आई होप आप समझ गए कि सिमेट्रिकली y की वैल्यू क्या आएगी। तो x आया a कॉस थीटा, मतलब a का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, a कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट 0। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ शायद a साइन थीटा आना है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज नहीं कि नहीं सर ऐसे तो मत करो, आप ध्यान से देखो कुछ गड़बड़ होगी तो बिल्कुल गड़बड़ का आप रिस्क मत लीजिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना। वैसे सिमेट्री है, पैटर्न है, तो चीज़ें नहीं होंगी, पर फिर भी अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने y को 0 रखा, अब x को 0 रखता हूँ। अब x को 0 रखा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा -a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा है ही, जिसे मैं क्या लिख लेता हूँ, -sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x आपका क्या हो चुका है, 0। मैंने इस बार क्या रखा है, x को 0, तो यहाँ पर y तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। x को जैसे ही 0 रखा तो माइनस वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, a cos क्यूब थीटा। कोई परेशानी जो हम कर रहे हैं उस बात से? अच्छा, जरा इसमें थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं गुंजाइश देखूँ तो सर देखो एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई थिंक होपफुली नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, सॉर्टेड, है ना। y की जो वैल्यू आ रही है, ये a साइन क्यूब थीटा वहाँ गया, है ना, तो ये कितना बन जा रहा है, a टाइम्स साइन क्यूब थीटा, और यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस में साइन थीटा, a तो है ही वहाँ ऑफकोर्स, और क्या कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप देख पा रहे हो, अगर आपने a साइन थीटा कॉमन ले लिया, अगर आपने a साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा।
कोई परेशानी। और ऑफ कोर्स ये कितना है y के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आती है a sin थीटा। एक्सीलेंट, तो हमने ये भी निकाल लिया कि आपका ये जो b का कोऑर्डिनेट है, आई होप ऑफ कोर्स हम ये दोनों बातें निकाल चुके हैं, मतलब मैं कहाँ पहुँच पा रहा हूँ, मैं इस कंक्लूजन पर आ पा रहा हूँ कि ये कितना है भाई, ये आपका आ रहा है a sin थीटा। अब पूछा क्या जा रहा था, आई होप अब हमारे लिए कंक्लूड करना बहुत मुश्किल नहीं है। वो मिड पॉइंट का लोकस मांग रहा है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल बात नहीं है ना आपके ए और बी का। आई होप वो इंटरसेप्ट पर पूछ रहा था कि एक्स एक्सेस से पी और क्यू पर वो मिल रहे हैं, मैंने ए और बी लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। आई होप कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस पॉइंट को आप पी की जगह क्या कह लेते, इस पॉइंट को अगर आप कह लेते लेट्स से क्या कुछ भी है ना, लेट्स से कह लेते आप ए है ना, और ए और बी को आप क्या कह लेते पी और क्यू, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आंसर के काफ़ी क्लोज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। तो जो पी और क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी और क्यू का मिड पॉइंट थ्योरम से निकालेंगे ए कॉस थीटा प्लस 0/2, आई होप आपको दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा a cos थीटा प्लस 0/2 विल बी h, तो कितना हो जाएगा 2h। सुन रहे हो आप लोग। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a sin थीटा प्लस 0/2 विल बी k, यानी a sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना 2k। आई होप मुझे कोई तरीका दिख रहा है यहाँ पर चीज़ें सिंपल बनाने का। मैं इसे और इसे स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो हो जाएगा कितना 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो फिर वही बात, आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपकी ट्रिगो की आइडेंटिटी से कितना बन जाएगा 1। और अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा नोटिस करो, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये बच रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर बाई 4। आपको मैं कुछ बताऊं या आप खुद समझ गए हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है, ध्यान से नोटिस करिएगा। अगर आप h और k को फाइनली x और y से रिप्लेस करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर। Does it represent a circle centered at origin having radius a/2? And I think this is exactly what we were supposed to prove. Prove that the locus of the midpoint of this PQ is a circle. That clearly is representing an equation. क्या आपको बात समझ आ रही है कि कैसे टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हम करेंगे और लोकस, रिफ्लेक्शन या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो या किसी भी तरीके से चीज़ें सोचने को पूछी जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक। आई होप आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो कि चीज़ें हमने कैसे की हैं। इस बात को थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी देने के लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके लिए जिसके थ्रू आप आंसर निकालेंगे। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये आपका एक कर्व है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, वो लिखना भूल गए। नियरेस्ट टू दिस लाइन, तो आपको क्या करना है, आपको इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा चीज़ें सोचना, आप कर लोगे, मुश्किल नहीं है। वेल, अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस कर्व, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन दिस। तो आपने क्या किया, ओरिजिन से टेंजेंट आपने ड्रॉ की, कोशिश करेंगे हम। फिर क्या करें, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका आएगा जो h कॉमा के आएगा उसका जब आप लोकस निकालेंगे तो ये आएगा, आप ट्राई करिएगा, बात बन जाएगी, है ना, कोई परेशानी। ऑफ कोर्स इसका आंसर ये नहीं होगा, ये जो a आया होगा -13/4, 3 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी उसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसे आप अवॉइड करिए ना। यहाँ पर ऑफकोर्स ये क्वेश्चन था आपका सिंपल सा प्रूव करने को लेकर, जिसे आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इग्नोर, कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो अगला सवाल क्या है भाई, नोटिस करिएगा। द ग्राफ्स, एक कर्वीय और एक कर्वीय, आई थिंक क्यूबिक इक्वेशन है, इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर कर्व्स को इंटरसेक्ट करना है तो उनके कर्व को ट्रेस करना है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 ऑफ दीज पॉइंट्स। तो पहले तो मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें निकल जाएंगी, थोड़ा ध्यान से सोचना, मुश्किल नहीं होगा। फिर जो वो पॉइंट है, उसने खुद कह दिया 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 रूट्स आएंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 ऑफ दीज पॉइंट्स। तो वो जो लाइन है आपकी, जो इनमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से किसी भी 2 पॉइंट से पास होती है लाइन, उसकी स्लोप निकालनी है, कोशिश करिएगा। सिंपल से टेंजेंट एंड नॉर्मल पर ही बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चली हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड एप्लीकेशंस मुझसे पूछे जाएँ तो उन्हें कैसे सोचा जाता है। और ऐसी कई सारी थ्योरम्स, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अभी एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी क्लैरिटी बिल्ड हो कि IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कैलकुलस के, स्पेसिफिकली इस वाले पार्ट से। ये तैयारी आपकी हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अब कैलकुलस पर है, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो आपके बाकी हैं। कंसेप्ट, असाइनमेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स, और आपके JEE एडवांस के PYQs के साथ आपको हर एक चीज़ कंसोलिडेट करवाई जाती है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक।
आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।